Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the very important reasoning type questions based on their physical property. These physical property mainly are the dipole moment, followed by the different chemical properties, means the reaction on the mechanism and the orientation regarding the nucleophilic substitution reaction or the electrophilic substitution reaction, whatever may occur in the pyrrole, furan, thiophene, indole, pyridine, quinoline, isoquinoline, means in different heterocyclic compounds. Means we will also compare the properties of the benzene with these heterocyclic compounds. Means हमारे पास different reasoning type question इंपॉर्टेंट आने वाले हैं और उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन जो भी होता है इन्हीं के अंदर से घूम फिर के आपके एग्जाम के अंदर आना होता है, तो बड़े ध्यान से हर क्वेश्चन की तरफ आपका ध्यान रहना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर इन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अपने मन में भी सोचते रहना और साथ के साथ अपने चैट बॉक्स के अंदर भी आप लिख के हमें जवाब दे सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इज हायर देन फ्यूरान। दो कंपाउंड है, देखो वन कंपाउंड इज द फ्यूरान, देखो हमने आपके सामने लिख दिया। अब जो ये फ्यूरान होता है इसके अंदर क्या है, आपको दिख रहा है कि देयर इज एन हेटेरोएटम, देयर इज अ हेटेरोएटम दैट इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम इन दैट पेंटागोनल स्ट्रक्चर, and in that pentagonal structure due to the presence of that more electronegative oxygen atom which has minus I effect, और इसका इफेक्ट बोलो ऑक्सीजन का कैसा है, यहाँ पे इसका माइनस आई इफेक्ट है। देखो माइनस आई इफेक्ट से ये क्या करेगा, सो ड्यू टू देयर माइनस आई इफेक्ट, ड्यू टू दैट इंडक्टिव माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट, और ये इंडक्टिव इफेक्ट से होगा क्या, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच के जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स हैं दे गेट attracted towards the oxygen atom, and due to which the oxygen acquire the slight negative charge and the carbon acquire the slight positive charge on both the sides। ऐसा ही होगा कि कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। और डाइपोल मोमेंट का बेसिक आपने पढ़ा है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो मींस इसको कहते हैं इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे एक इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन दीज टू एटम, दैट इज द वन इज द हेटेरो ऑक्सीजन एटम, अदर वन इज द कार्बन एटम। और ऑक्सीजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये पूरी पीरियोडिक टेबल में, आप सभी जानते हैं, आफ्टर द फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और जिसकी वजह से अब होगा क्या, अगर आप नंबरिंग करके चले 1 2 3 4 5 तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन और जो ये मींस जो नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में बोलो क्या हो गया, देयर इज द सेपरेशन ऑफ चार्ज। बोलो यहाँ पे क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ चार्ज। एंड नाउ व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसलिए देखो हमने डाइपोल मोमेंट को शो किया, इसकी डायरेक्शन को हमने शो कर दिया है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसे ही दूसरी साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से भी हमने पॉजिटिव टू नेगेटिव शो कर दिया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा डाइपोल मोमेंट, वो देखो एक ही डायरेक्शन में आ गया यहाँ पे, दैट इज द नेट डाइपोल मोमेंट। और ये नेट डाइपोल मोमेंट कोई और नहीं, दैट इज द इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट। ये इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, हमने अभी शो की है यहाँ पे, आप ध्यान दें। अब बात करते हैं दूसरी, कि इसके अंदर तो नेट डाइपोल मोमेंट बहुत ही ज्यादा दिख रहा है आपको, लेकिन क्वेश्चन में तो हमने ऊपर लिखा हुआ है डाइपोल मोमेंट ऑफ द टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इज हायर देन फ्यूरान, मींस फ्यूरान से भी ज्यादा उसमें क्या हो गया, मींस फ्यूरान के अंदर अब क्या होने वाला है जिससे इसका डाइपोल मोमेंट जो फिलहाल अगर हम सिर्फ इतना ही पढ़ के चलते हैं, सिर्फ अगर हमें जानकारी होती है सिर्फ इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट की, तो हमारा आंसर होना चाहिए कि फ्यूरान का भी वेरी हाई डाइपोल मोमेंट है। लेकिन एक चीज की तरफ और आप हमेशा ध्यान दें, जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया गया कि साइमल्टेनियसली द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑक्सीजन, जैसे मैंने अभी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व होते हुए दिखाया, द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑक्सीजन गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, और उसके इन्वॉल्व होने से क्या होगा, अब देखो मैंने इन्वॉल्व होते हुए दिखाया है, जिसकी वजह से आपने क्या देखा, देखो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनी गई उसके अंदर अब क्या हो गया, उसके अंदर आपने क्या देखा कि इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से, देखो पहले वाले स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव चार्ज में हटा देता हूं, वो मैंने आपको समझा दिया कि वो थी इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट। अब देखें क्या हुआ, अब की बार रेजोनेंस में जब ऑक्सीजन के लोन पेयर इन्वॉल्व हो गए, तो आफ्टर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रेजोनेंस, the oxygen atom acquires the positive charge and the carbon atom acquires the negative charge. Now what is the direction of the dipole moment, the direction moment, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। मींस आप देखें पहले वाली जो डाइपोल मोमेंट थी उसको हम बोल रहे थे इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट, जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हमने देखी थी, और ये है आपकी बोलो कौन सी, इसे आप कहेंगे रेजोनेंस डाइपोल मोमेंट। मींस रेजोनेंस के अंदर ऑक्सीजन के लोन पे रेजोनेंस के अंदर जब इन्वॉल्व हो गए उसकी वजह से
अब जो चार्ज डेवलप हुआ, जो सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ, वो रिवर्सल हुआ है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पहली वाली भी देखें जो इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, उसके जस्ट रिवर्स हो गई ना ये। तो मींस जो रेजोनेंस डाइपोल मोमेंट है ये इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट को क्या कर देगी, कैंसिल आउट। मींस दीज टू डाइपोल मोमेंट, दैट इज द जो आपकी इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट एंड द रेजोनेंस डाइपोल मोमेंट, दे आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसलिए जो नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, बोलो, कम हो जाएगी। हेंस द नेट डाइपोल मोमेंट बिकम्स लोअर, दैट इज फाउंड टू बी 0.7 dBi, यानी ये वैल्यू पाई गई आपके फ्यूरान के अंदर। तो अब आप समझ गए ना कि फ्यूरान के अंदर जो नेट डाइपोल मोमेंट ज्यादा होनी चाहिए थी, वो सिर्फ तभी हमें ज्यादा दिख रही थी जब हम इंक्लूड कर रहे थे सिर्फ एक ही फैक्टर को, दैट इज द इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट को। लेकिन साथ के साथ हमें यह भी देखना जरूरी है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसलिए दूसरी जो डाइपोल मोमेंट है जो हमें ध्यान रखनी पड़ी यहाँ पे, बोलो वो कौन सी थी, दैट इज द रेजोनेंस डाइपोल मोमेंट, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी। Means the resonance dipole moment now acting in the opposite direction to that of the inductive dipole moment, means they cancel out the effect of each other। मीन्स इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट, रेजोनेंस डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के इफेक्ट को कुछ हद तक क्या कर रहे हैं, कैंसिल। लेकिन क्योंकि रेजोनेंस डाइपोल मोमेंट, रेजोनेंस जो फैक्टर होता है दैट इज ए डोमिनेटिंग फैक्टर, क्योंकि इसमें लॉन पेयर इन्वॉल्व हो रहे हैं। रेजोनेंस डाइपोल मोमेंट इज ए स्ट्रॉन्गर डाइपोल मोमेंट, स्ट्रॉन्गर डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आया है। और जो इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट में हमने बताया था ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज था और कार्बन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, तो वहां पे जो वीकर डाइपोल मोमेंट कहां पे क्रिएट हुआ, इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट के अंदर, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इज ए वीकर इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट इज ए स्ट्रॉन्गर इफेक्ट। तो इसलिए डोमिनेटिंग डाइपोल मोमेंट कौन सा हुआ, रेजोनेंस डाइपोल मोमेंट इज ए डोमिनेटिंग इफेक्ट, डोमिनेटिंग डाइपोल मोमेंट। तो इसलिए जो नेट वैल्यू रहेगी डाइपोल मोमेंट की वो किस डायरेक्शन में ही रहेगी, ऐसा भी कभी आपसे पूछ सकते हैं। तो बोलो कौन सी डायरेक्शन में, रेजोनेंस डाइपोल मोमेंट का देखो रिजल्टेंट अगर देखें तो देखो इन दोनों के बीच का देखो, ये मैं अभी एरो लगाया, दैट इज द डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, रेजोनेंस डाइपोल मोमेंट की नेट रिजल्ट। अब ये जो नेट रिजल्ट है, ये जो नेट वैल्यू है रेजोनेंस डाइपोल मोमेंट की, ये बिगर है किससे, इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट वाली वैल्यू से। तो इसीलिए एक दूसरे का कैंसिलेशन हुआ। 100% तो देखो कैंसिलेशन नहीं हुआ ना, नहीं तो हम कह देते कि द वैल्यू ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट इज 0, मींस एक दूसरे के ऑपोजिट ही है। देखो इंडक्टिव वाली देखो ये रही डायरेक्शन और रेजोनेंस वाली देखो ये रही डायरेक्शन, एक दूसरे की ऑपोजिट ही दिख रही है दिखने में, तो हम कह देते हैं नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इज 0। तो हमने ऐसा क्यों कहा कि 0 नहीं है, वो इसलिए कहा कि 0 नहीं है क्योंकि आपका जो रेजोनेंस इफेक्ट है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, दैट इज ग्रेटर वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट होगी रेजोनेंस डाइपोल मोमेंट की, और इंडक्टिव की थोड़ी कम। तो एक दूसरे को कैंसिलेशन के बाद जो ये आंसर आया 0.7 dBi, ये जो वैल्यू है एक्सेस जो वैल्यू 0.7 dBi, ये रेजोनेंस डाइपोल मोमेंट की ही है। अब हम बात करते हैं आपके टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की। तो ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर दी, इसकी नंबरिंग भी कर दे 1 2 3 4 5 उसी टाइप से। लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देखें, क्या आपका जो ऑक्सीजन जिस पे लोन पेयर है, क्या कहीं पे कोई डबल बॉन्ड है इस पूरे मॉलिक्यूल में, बिल्कुल नहीं है। तो क्या ऑक्सीजन के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इट मींस इसके अंदर रेजोनेंस डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होगी। तो इसके अंदर एक ही डाइपोल मोमेंट होगी, वो क्या, कि ऑक्सीजन के ऊपर होगा आपके स्लाइट नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर क्या रहेगा, C2 कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव, ऐसे C5 के ऊपर भी स्लाइट पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इसलिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू देखो नेगेटिव, ऐसे दूसरी डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव। और नेट रिजल्ट क्या बनेगा इस दोनों का, नेट रिजल्ट देखो ये हमने बना दिया, ये नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में रहेगी। मींस इसको कोई अब कैंसिलेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस डाइपोल मोमेंट है ही नहीं। तो क्योंकि इसमें कैंसिलेशन इफेक्ट नहीं चला, इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट की वजह से जो भी डाइपोल मोमेंट बनी वही नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि इन द टेट्राहाइड्रोफ्यूरान देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ डाइपोल मोमेंट, दैट इज द इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट due to the electronegativity difference between these two atoms, that is the carbon and the oxygen atom. Hence we can say that there is no resonance dipole moment, so the tetrahydrofuran has the maximum dipole moment, means the dipole moment of the tetrahydrofuran, that is the 1.7 dBi value इसके अंदर पाई गई है, that is higher than that of the furan, जहां पे कितनी थी 0.7 dBi। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्रैम नहीं करना, मैं फिर बता रहा हूं, इस बात को घोटना मत कि जो आपका फ्यूरान है उसके अंदर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम हो गई और जब हाइड्रोजनेटेड जो कंपाउंड है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान उसके अंदर ज्यादा हो गई, इस चीज को क्रैम मत करना, नहीं तो अगला क्वेश्चन आने वाला है आप उसका गलत जवाब दे देंगे, समझ के जवाब देना आपको। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि जो पिरिडीन होता है, व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ द पिरिडीन इज 2.26, और इसकी जो हाइड्रोजनेटेड फॉर्म है वो पिपरिडीन है, उसके अंदर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू देखो कम है।
तो अब हम कैसे प्रूव करें इस चीज को? फिर से देखो उसी टाइप से स्टेप बाय स्टेप हम याद करेंगे इस चीज को। देखें, आप ये देखें कि जो पीछे हमने स्ट्रक्चर देखी थी, देखो मैं एक चीज आपको फिर से याद दिला दूं, देखो थोड़ा बैक चलते हैं। पिछली स्ट्रक्चर में क्या था कि हर कंपाउंड देखो क्या होना चाहता था, स्टेबल। स्टेबल होना चाहता था, तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर थे वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए। आपने देखा कि स्टेप से हुए। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया था, बोलो आपके पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अब आप देखना यहाँ पे क्या होगा, जो पिरिडिन है, बोलो कौन है यहाँ पे, पिरिडिन। पिरिडिन ऑलरेडी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो जिसके अंदर क्या हुआ, इन पिरिडिन देयर इज द इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट। इसके अंदर भी इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट बनेगी। नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, देखो स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर बोलो क्या होगा, उसी टाइप से स्लाइट देखो पॉजिटिव चार्ज। देखो इस टाइप से हमने शो कर दिया, दैट इज द पिरिडिन। तो in pyridine there is the inductive dipole moment due to the electronegativity difference between these two atoms, that is the one is the nitrogen atom, हम देखो यहाँ पे नाइट्रोजन लिख रहे हैं, one is the nitrogen atom, other one is the oxygen atom, other one is the carbon atom, सॉरी दूसरा कार्बन एटम है, नाइट्रोजन और कार्बन है। यहाँ पे ये हमने करेक्शन कर दी है लिखने में, हमसे वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी। इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए अब होगा क्या, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 करने से नेट आपके सेपरेशन ऑफ चार्ज भी हो गया। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमने ये एरो दिखा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव मींस कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ, ऐसे ही दूसरी डायरेक्शन में कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ। और नेट वैल्यू ऑफ जो डाइपोल मोमेंट बनेगी, देखो दोनों का रिजल्टेंट ये हमने शो कर दिया यहाँ पे, दैट इज द नेट इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट। लेकिन साथ के साथ जो नाइट्रोजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मैंने आपको बताया, तो इसलिए क्या होगा, ये अपने कौन से इफेक्ट से चलेगा, बोलो इसका इलेक्ट्रॉन छीनेगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अपने लॉन पेयर रेजोनेंस के अंदर ये नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी एरोमेटिक है। तो क्या होगा, नाइट्रोजन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बोलो क्या कर लेगा, अट्रैक्ट, यानी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी तरफ ले लेगा। तो मींस जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको आप रेजोनेंस के थ्रू भी कह सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट की वजह से अपने लॉन पेयर नहीं देगा, ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को देखो अपनी तरफ क्या कर लेगा, बोलो अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई बॉन्ड के वो आगे आ जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो जो बनी, कार्बन एटम नंबर 4, देखो 3 और 4 के देखो जो इलेक्ट्रॉन्स थे, देखो ऐसे शिफ्ट हो गए थे यहाँ पे 3 और 2 के बीच में, क्योंकि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे 1 और 2 पोजीशन के वो नाइट्रोजन के पास आ गए, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और C4 कार्बन के ऊपर बोलो क्या आ गया, बोलो वहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। रेजोनेंस तो चली, लेकिन डायरेक्शन आप ध्यान से देखिए कैसे चली, कि नाइट्रोजन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट था, इसकी वजह से नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन के पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो जिसकी वजह से C3 C4 के आगे आ गया, और जिसकी वजह से C4 कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, बताएं शहबाज। ये रेजोनेंस प्रोसेस से चली, रेजोनेंस डाइपोल मोमेंट हम देखेंगे तो वो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। बोलो वो क्या है, ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, नीचे है नेगेटिव चार्ज, तो नेक्स्ट देखो मैं बीच में लिख देता हूं, दैट इज द डायरेक्शन। मींस ये जो डायरेक्शन है रेजोनेंस डाइपोल मोमेंट की, ये जो पहले वाली थी इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है। इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या थी, देखो ऊपर से नीचे, देखो ये हमने शो कर रखी थी, और रेजोनेंस डाइपोल मोमेंट देखो ये भी ऊपर से नीचे, सेम डायरेक्शन हो गई ना, मींस कैंसिलेशन इफेक्ट अब होगा ही नहीं। तो पीरियड के अंदर आपने क्या देखा अब की बार, द रेजोनेंस डाइपोल मोमेंट विल एक्ट इन द सेम डायरेक्शन टू दैट ऑफ द इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट। देखो अब हमने वो शो भी कर दिया, यहाँ पे सेम डायरेक्शन हो गई, तो जिसकी वजह से इसकी जो नेट डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो हायर होगी, कितनी हो गई 2.26 डिवाइड। लेकिन अगर हम बात करें, किसकी बात करें, पिपरिडिन की, तो उसमें क्या है, देयर इज ओनली द वन डाइपोल मोमेंट, दैट इज द इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट। अगर नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5 6, तो नाइट्रोजन के ऊपर बोलो क्या है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, दोनों डायरेक्शन के अंदर देखो ऐसे। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, और नेट रिजल्टेंट जो होगा वो एक ही डायरेक्शन में रहा। तो मींस जो नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट है आपके पिपरिडिन में, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट। तो इन पिपरिडिन देयर इज ओनली द नेट इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दीज टू एटम, दैट इज द नाइट्रोजन एटम एंड द कार्बन एटम, बिटवीन द नाइट्रोजन एटम एंड द बोलो कौन, दैट इज द कार्बन एटम। तो जिसकी वजह से इसके अंदर कोई रेजोनेंस डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, मींस इसके अंदर कोई दूसरी डाइपोल मोमेंट नहीं, ना तो इसको कोई कैंसिलेशन इफेक्ट वाली डाइपोल मोमेंट है, ना एडिशन इफेक्ट वाली। तो जिसकी वजह से इसके अंदर ये नेट डाइपोल मोमेंट बनी, जो एक विकर होती है, इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट क्या होती है, एक विकर डाइपोल मोमेंट होती है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कम है। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बोलो क्या होती है, लोअर होती है पिपरिडिन के अंदर देन द पिरिडिन। पिरिडिन के अंदर ज्यादा क्यों आई थी, आपने देखा ना यहाँ पे क्या था, कि जो पिपरिडिन के अंदर जो इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो तो पिरिडिन के अंदर भी है ही, इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट तो दोनों में है, लेकिन एक एक्स्ट्रा डाइपोल मोमेंट आ गई थी
pyridine के अंदर वो कौन थी, रेजोनेंस डाइपोल मोमेंट, और वो जो वैल्यू आई रेजोनेंस डाइपोल मोमेंट की, उसकी जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, इंडक्टिव इफेक्ट वाली डायरेक्शन में ही थी। तो एडिशन इफेक्ट हो गया दोनों डाइपोल मोमेंट का, इसलिए नेट जो डाइपोल मोमेंट है pyridine के अंदर उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई और वैल्यू बढ़ गई अप टू द 2.26 dBi। तो आपने देखा ना यहाँ पे कि जो नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट है pyridine के अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द पिप्रिडिन। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों डाइपोल मोमेंट के, इनको आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करा दी है, ऐसे क्वेश्चन आप किसी और कंपाउंड में भी देख सकते हैं, आप पायरोल में देख सकते हैं, थायोफिन में देख सकते हैं, इंडोल में ऐसा करके देख सकते हैं, एंड सो ऑन। तो जवाब बिल्कुल ऐसा ही, इसी तरीके से इन्हीं बेसिस, इन्हीं बातों को बेस बनाना है और ऐसे आपको जवाब देना है, ऐसा चाहे कोई भी और क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। तो इसलिए ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए गए। अक्सर एग्जाम में इन्हीं 2 में से कोई एक क्वेश्चन आ जाना होता है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अब हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बीच में। ये तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ही लिया था कि चाहे पायरोल हो, फ्यूरान हो, थायोफिन हो, तीनों के तीनों कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते ही हैं। कौन सी पोजीशन पे दिखाते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो पायरोल को लिया, नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की देखो इन्वॉल्वमेंट दिखाई। जो अंडर सर्कुलेशन आते हैं पहले हमने बता दिया था, तो कार्बन एटम नंबर 5 के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन एटम नंबर 2 और 5 इक्विवेलेंट है। तो इसलिए चाहे 5 के थ्रू आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर दें, इलेक्ट्रोफाइल को जैसे हमने डोनेट करते हुए 5 के थ्रू दिखाया, तो आपकी ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाती है। और ये नेक्स्ट जो आपकी स्ट्रक्चर बन गई, अब इसके अंदर डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बननी होती है। देखो ये, और आपके फाइनल प्रोडक्ट भी हम बनते हुए दिखा सकते हैं। देखो कार्बन के ऊपर क्या दिखा है, CH बॉन्ड के देखो दोनों इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम डायरेक्ट इसका मैकेनिज्म को देख लें तो आप क्या देखेंगे, CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोबारा शिफ्ट होंगे क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोफाइल लॉस होता है। आज जब हमने इसका मैकेनिज्म पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, और इलेक्ट्रॉन बैक चले जाएंगे उसी इनिशियल कार्बन एटम के थ्रू जिसने अपने लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट शो की थी, दैट इज द नाइट्रोजन एटम। वहीं तक बैक इलेक्ट्रॉन चले गए, एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर हमें मिल गई, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल E अटैच हो गया C5 के ऊपर, और एक वीक इलेक्ट्रोफाइल वहां से रिलीज हो गया, लॉस हो गया, दैट इज द H पॉजिटिव आयन। तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ने वीक इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया। ये बेसिक चीजें हम आपको पहले बता चुके थे। हमारा आपका क्वेश्चन रहेगा सिमिलरली, अगर हम फ्यूरान के अंदर देखो फास्ट नंबरिंग कर दें और उसी टाइप से देखो 5 के थ्रू इलेक्ट्रोफाइल को देखो इलेक्ट्रॉन डोनेशन दिखा दें, अगली स्टेप के अंदर उसी टाइप से CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को हम लॉस करवा दें, यहाँ पे आपके H पॉजिटिव आयन को लॉस करवा दें, CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को दोबारा बैक शिफ्ट करवा के देखो फाइनल ये स्ट्रक्चर बनवा दें। ये फ्यूरान के अंदर भी हमने देख लिया। सिमिलरली अगर हम थायोफिन में भी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, और सल्फर के लोन पेयर को भी देखो ऐसे ही इन्वॉल्व करवा के इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करवा दें इलेक्ट्रॉन C5 के थ्रू, तो उसके बाद ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर उसी टाइप से CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो दोबारा से हमने इन्वॉल्व करते हुए दिखाए, और वो पहुंच गए दोबारा सल्फर के पास, और ये फाइनल प्रोडक्ट तो तीनों में बन गया। यहां तक की बातें तो हमने पिछले लेक्चर में आपको बता ही दी थी कि तीनों के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलेगी, लेकिन फास्ट किस में चलेगी। तो बेसिक फैक्ट देखो आपके सामने आने वाले हैं। हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है अमंग द डिफरेंट हेटेरो एटम्स, दैट इज द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड द सल्फर, तो कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। इस बेसिस के ऊपर क्या होगा कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किस में इन्वॉल्व हुए, रेजोनेंस के अंदर किसके इन्वॉल्व होंगे, सल्फर के, क्योंकि सल्फर इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड दस द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन थायोफिन गेट इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस टू ए लार्जर एक्सटेंट देन इन पायरोल एंड द फ्यूरान। ये बिल्कुल ठीक हो गया। अगर इस बात को भी हम माने तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है C2 C5 के ऊपर तो जरूर पहुंच जाएगी, लेकिन सबसे जल्दी सबसे फास्ट किस में पहुंचनी चाहिए, जहां पे सल्फर है, क्योंकि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इजिली इन्वॉल्व हो जाएंगे रेजोनेंस में। तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी C5 पोजीशन पे या C2 के ऊपर जो आपकी इक्विवेलेंट पोजीशन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में मिलनी चाहिए, थायोफिन के केस में, देन पायरोल, देन फ्यूरान। इसीलिए जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो भी फास्ट किस में चलनी चाहिए, थायोफिन में, देन पायरोल, देन फ्यूरान। ये ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन क्या पाया गया, बट द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज फाउंड टू बी, बोलो क्या, कि जो थायोफिन है इसकी रिएक्टिविटी देखो सबसे कम हो गई, देखो ये लास्ट में चला गया, और ऑर्डर यूं का यूं है, पायरोल ग्रेटर देन फ्यूरान। तो फ्यूरान की कम क्यों हो गई रिएक्टिविटी टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज द क्वेश्चन। वो इसलिए हो गई, आप बड़े ध्यान से देखें कि जो हम बात कर रहे थे कि जो सल्फर है इसके अंदर आप ध्यान से देखें, अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर की, तो देखो आपको बताते हैं, बड़े ध्यान से देखना। पहले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अगर आप कार्बन को देखेंगे तो देखो 1s2 2s2 2p2, इसके अंदर 2d नहीं, इसके अंदर 2d नहीं है। मींस जो इलेक्ट्रॉन की जो इन्वॉल्वमेंट है, जो साइडवेज ओवरलैपिंग में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो किसके होंगे, वो 2p ऑर्बिटल ही है। देखो अगर एक्साइटेड स्टेट में लिख देंगे कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को, तो मींस जो पाई बॉन्डिंग हो रही है, देखो जो पाई बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, देखो मैंने ये एक्साइटेड फॉर्म दिखा दी,
तो मीन्स 2p ऑर्बिटल है, आप ध्यान रखें। ऐसे नाइट्रोजन के अंदर भी अगर आप देख लेते हैं तो बोलो कौन है, अगर कॉन्केशन लिखें देखो 1s2 2s2 और ये 2p3 अगर हम लिख दें तो ये 2s के इलेक्ट्रॉन, और 2d तो इसमें भी नहीं होता, और ये हमने लगा दिया ये p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, मींस 2p ऑर्बिटल ही यूज होगा साइडवेज ओवरलैपिंग में नाइट्रोजन के। या 2s अपने लोन पेयर डोनेट करेगा नाइट्रोजन, तो वो 2s वाले होते हैं, मींस सेकंड शेल के ही ऑर्बिटल होते हैं, उन्हीं के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें ऑक्सीजन की बात करें तो आप बड़े ध्यान से देखना कि 1s2 2s2 और 2p4 है, देखो इसके अंदर भी सेकंड ही शेल है, जो लोन पेयर है वो 2s के अंदर है, या देखो हमने ये 2p को दिखा दिया, देखो इस टाइप से क्लियर हो गया, मीन सेकंड शेल है सिर्फ। लेकिन अगर बात करें अब सल्फर की तो ध्यान दें सल्फर की जो कॉन्जुगेशन है वो कंप्लीट, देखो अगर हम लिखें तो क्या है 1s2 2s2 2p6, इसके बाद कौन आ गया देखो 3s2 3p4। अब क्या होगा देखो s के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, p के अंदर हमने 4 इलेक्ट्रॉन देखो शो कर दिए इस टाइप से, देखो 1 2 3 और 4। अब आप ये बताएं लोन पेयर किस में है, लोन पेयर जो सल्फर में है वो 3s के अंदर है, 3s। और आगे जो कार्बन है जो साइडवेज ओवरलैपिंग, देखो ये सल्फर जो अपने लोन पेयर देखो आगे जब देता है, देखो नीचे में दोबारा से आपको दिखाऊं यहाँ पे ये सल्फर की स्ट्रक्चर बना के कि सल्फर के पास जो लोन पेयर प्रेजेंट है, देखो ये लोन पेयर मैंने ऐसे शो कर दिए, ये सल्फर के देखो लोन पेयर मैंने शो कर दिए, किसके अंदर है, ये थर्ड शेल के अंदर है, 3s के अंदर है, 3p के अंदर है। तो फिर क्या होगा आगे जो कार्बन है, देखो कार्बन का जो ये ऑर्बिटल हम दिखाएं जिसके साथ ये ओवरलैपिंग, देखो कार्बन ने देखो जो अगला ये बॉन्ड बना रखा था देखो साइडवेज ओवरलैपिंग से, यहाँ पे ये किसके बीच है, ये 2p है, ये 2p है, देखो इस टाइप से। ऐसे इधर भी जो ऑर्बिटल देखो ये ओवरलैपिंग जो दिखा रखी है हमने एग्जैक्ट ऑर्बिटल फॉर्म में दिखाए, देखो ये जो अगले पाई बॉन्ड को मैंने दिखाया ये कोई और नहीं, ये कार्बन के 2p है। मींस आपके सल्फर के केस में जो ओवरलैपिंग अब होनी है जब लोन पेयर इन्वॉल्वमेंट हम शो करेंगे वो कौन होगा, बोलो यहाँ पे अगर हम 3p ले लें तो बोलो क्या होगा 2p और 3p के बीच, और इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, देयर इज ए एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी गैप है इनके बीच, इसीलिए इनके बीच में इफेक्टिव साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, इफेक्टिव साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये डोनेट करेंगे C2 के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचेगी या C5 के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचेगी वो वीकर एक्सटेंट तक पहुंचेगी, क्योंकि ये वीकर इन्वॉल्वमेंट होगी इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की। तो जिसकी वजह से आपके इसकी जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो थायोफिन की है वो पायरोल और फ्यूरान दोनों से कम हो गई, जबकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन उसके अंदर जो ऑर्बिटल हैं जो लोन पेयर है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है 2p के अंदर, जैसे कॉन्जुगेशन के बेसिस पे हमने बताया। तो इजीली वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता आगे, क्योंकि आगे जो ओवरलैपिंग होगी साइडवेज ओवरलैपिंग डोनेशन के दौरान वो तो कार्बन के साथ ही होगी ना, क्योंकि बचे हुए जो 4 एटम है वो तो कार्बन के ही हैं। तो इसीलिए जो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन पायरोल में और ऑक्सीजन फ्यूरान में, वो अपने लोन पेयर के द्वारा इफेक्टिव साइडवेज ओवरलैपिंग करके अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग की तरफ उसकी C2 C5 पोजीशन के ऊपर इंक्रीज कर देते टू द लार्जर एक्सटेंट। नाइट्रोजन ज्यादा करेगा ऑक्सीजन कम, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से। लेकिन यहाँ पे तो सल्फर के केस में तो ओवरलैपिंग में ही दिक्कत आ रही है, तो जिसकी वजह से थायोफिन है उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन के हाउ कैन वी कंपेयर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेट किसके बीच में, पायरोल फ्यूरान और थायोफिन के बीच में। सो दैट इज द करेक्ट रीजनिंग फॉर दैट। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर ही हमारा अगला क्वेश्चन। अब हमें क्या देखना है कि अब हमने ये तो कंपैरिजन कर लिया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर पायरोल फ्यूरान और थायोफिन में क्या है, तो वो हमने देखा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी पायरोल की थी, फिर फ्यूरान की और सबसे कम थायोफिन की, वो तो हमने देख ली। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन ये आता है जो हमने पीछे पढ़ भी लिया, व्हाई द पायरोल फ्यूरान थायोफिन कैन शो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट द C2 और द C5 पोजीशन। देखो ये हमने पीछे पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी थी। अब इसका क्वेश्चन का आंसर देखो क्या था, जब हम नंबरिंग करते हैं हमने ये बताया था कि ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस, चाहे कोई भी कंपाउंड ले लें आप, पायरोल ले लें, फ्यूरान ले लें, थायोफिन ले लें, कोई भी ले लें आप इनमें से, तो इनमें से किसी भी एक को आप ले लेते हैं तो इनकी जो लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट होगी हेटेरोएटम की रेजोनेंस में, तो देयर अकर्स द सेपरेशन ऑफ चार्ज, और उस सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर देखो अगर इन्वॉल्वमेंट दिखाएं तो C2 या C5 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देखो ये स्ट्रक्चर हमने नेक्स्ट बनाई तो आपके क्या आ गया, C5 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, नाउ द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल इजीली अटैक एट द C2 और द C5 पोजीशन, और इसीलिए आपकी जो रिएक्शन है एरोमेटिसिटी भी देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट के बाद देखो टोटल हो गए
और ये आपका स्टेबल स्ट्रक्चर आपकी बन जाती है। और इस चीज की वजह से क्या होगा, फर्दर टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी द पायरोल एक्सेट्रा जितने कंपाउंड है दे शो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल ने कहां पे अटैक करेगा, C2 या C5 के ऊपर, एरोमेटिसिटी को मेंटेन करना होता है इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ओवरऑल नेट रिजल्ट क्या निकला कि दे शो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट द C2 और C5 पोजीशन, नॉट एट द C3 और द C4 पोजीशन। फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आपको देनी हो तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके ओरिएंटेशन के बेसिस के ऊपर, वो हम पिछले लेक्चर में आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। इन ब्रीफ देना हो तो आप इस टाइप से इसका जवाब देंगे। लेकिन अब अगला क्वेश्चन साथ के साथ देखो बन गया जो मैंने अभी लिख दिया, इफ द C2 एंड द C5 पोजीशन आर ब्लॉक्ड। ब्लॉकिंग का मतलब C2 और C5 पोजीशन के ऊपर H ना हो, क्योंकि आखिरी स्टेप में अभी मैकेनिज्म में हम बार बार बताते हैं कि H पॉजिटिव का लॉस होना जरूरी है, तभी हमारी कंप्लीट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनती है। लेकिन अगर C2 C5 पोजीशन अगर ब्लॉक कर दी जाए तो फिर क्या होगा, तो जो पोजीशन बची फिर तो C3 और C4 ही बची, तो सिर्फ वहीं पे फिर रिएक्शन होगी। तो मैं सिर्फ C2 और C5 पोजीशन आर ब्लॉक, देन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स एट द C3 और द C4 पोजीशन। देखो हमने ब्लॉकिंग कर दी। ब्लॉकिंग मींस ये कोई ग्रुप हमने लगाया, जो ब्लैक ब्लैक सर्कल हमने दिखा दी, कोई ग्रुप है, H को हटा के कोई और ग्रुप। तो उस वक्त क्या होगा, if the C2 or C5 position are blocked, then the negative charge will also appear at the C3 position through the limited resonance। लिमिटेड रेजोनेंस में देखो जैसे हमने दिखाया, नाइट्रोजन ने देखो अपने लोन पेयर दिखाए, अब C2 C3 के हमने कंटिन्यूअस आगे तक रेजोनेंस नहीं दिखाई, यहीं तक ले जाके रोक देंगे हम, नहीं तो पूरी रेजोनेंस तो वैसे चलती जैसे हमने पहले दिखा रखी। देखो स्ट्रक्चर के अंदर ये पूरी रेजोनेंस C5 तक इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, लेकिन वहां पे पहुंचने का तो फायदा नहीं, क्यों, क्योंकि C2 C5 पोजीशन को हमने ब्लॉक कर दिया, इसलिए लिमिटेड रेजोनेंस चली, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अप टू द थर्ड कार्बन एटम ही पहुंची, और उसके बाद आपके वहां पे नेगेटिव चार्ज आपका अपीयर हो जाएगा, और जिसकी वजह से नाउ द इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक एट द C3 और द C4 पोजीशन। आप ये कहेंगे C4 क्यों कहा, क्योंकि अगर हम नहीं, ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाई है लोन पेयर की, अगर हम देखो इनकी ऐसी मूवमेंट दिखा देते, देखो ऐसे करके और ऐसे, तो C4 हो जाता। C3 और C4 इक्विवेलेंट पोजीशन है। आप ये ना कहें कि हमने C3 बोल दिया, C4 के ऊपर तो हमें दिखा ही नहीं नेगेटिव चार्ज, अब आ गया ना नेगेटिव चार्ज इस टाइप से, मींस जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की वो आप क्लॉकवाइज दिखा दें, एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहे हैं तो C3 पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होता हुआ दिखेगा, जैसे अभी आपको दिखाई दिया। अगर आप क्लॉकवाइज दिखाएंगे तो C4 के ऊपर, C3 और C4 दे आर इक्विवेलेंट पोजीशन, बोथ आर इक्विवेलेंट पोजीशन, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। तो इसीलिए जो पायरोल है इसके अंदर आपके C3 और C4 के ऊपर तो रिएक्शन सिर्फ तभी चलती है अगर C2 और C5 को ब्लॉक कर दिया जाए। सो दैट इज देयर एक्सप्लेनेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि जो आपके पायरोल, फ्यूरान, थायफिन है, इनके अंदर जब भी हम ये रिएक्शन करें, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन जो रिएक्शन होती हैं, ये जब भी हम करते हैं तो लेस एसिडिक मीडियम में तो करते हैं, हाईली एसिडिक मीडियम में नहीं चलती। ऐसा क्यों, मींस व्हाई द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द नाइट like the nitration sulfonation reaction in pyrrole, furan, thiophenes takes place in the less acidic medium and not in the highly acidic medium। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो पायरोल है अगर हम कर देते हैं, बोलो क्या नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन के ऊपर देखो लोन पेयर है, अगर हाईली एसिडिक मीडियम करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, जो हीट्रो एटम है, हीट्रो जो एटम है नाइट्रोजन, वो अपने लोन पेयर H पॉजिटिव को भी डोनेट कर देगा, मींस द नाइट्रोजन एटम, द हीट्रो एटम, दैट इज द नाइट्रोजन एटम हियर इन केस ऑफ द पायरोल, तो वो क्या हो जाएगा बोलो, प्रोटोनेटेड। ऐसे फ्यूरान ले ले तो ऑक्सीजन गेट प्रोटोनेटेड, ऐसे थायफिन ले ले तो सल्फर गेट प्रोटोनेटेड। किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता, हमने इकट्ठे नाम लिख दिए तीनों के। तो मींस एग्जांपल के तौर पे पायरोल ले लिया, यहाँ पे आप फ्यूरान भी ले सकते हैं, आप थायफिन भी ले सकते हैं। तो मींस इन हाईली एसिडिक मीडियम द हीट्रो एटम गेट प्रोटोनेटेड बाय यूजिंग देयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जिसकी वजह से क्या होगा, नाउ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्रीली अवेलेबल फॉर द डोनेशन फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन रेजोनेंस, इसलिए नाइट्रोजन के लोन पेयर अब रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि वो लोन पेयर तो अब H पॉजिटिव को दे चुका है, वो प्रोटोनेटेड हो चुका है। इसीलिए अब क्या होगा, अब इसीलिए ऐसा हो जाएगा कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट ही नहीं करेगा। अब डोनेट नहीं करेगा नाइट्रोजन, तो जो सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा था C2 और C5 के ऊपर, जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था, वो अब होगा नहीं। देखो मैंने दिखाया लोन पेयर को इन्वॉल्व होते और क्रॉस लगा दिया, देखो हमने ऐसे, आप एग्जाम में लगाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, द हीट्रो एटम एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज, प्रोटोनेशन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाउ इट बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अभी और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चुका है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन पे देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके प्रोटोनेशन की होने की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन एटम है, नाउ ये अगेंस्ट काम करेगा, नाउ इट विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द रिंग बाय देयर माइनस आई इफेक्ट। अब इसका देखो बोलो कैसा इफेक्ट चला, अब इसका देखो ये माइनस आई इफेक्ट चल पड़ा, प्लस आर वाला तो चला नहीं, नाइट्रोजन के लोन पेयर क्योंकि बचे नहीं, वो प्रोटोनेटेड हो चुका है नाइट्रोजन। तो माइनस आई इफेक्ट देखो अब क्या हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो छीन ली,
तो अब छीन ली तो बची नहीं, नहीं बची तो क्या है, क्या वो अपने इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर सकता? अब डोनेट नहीं कर पाएगा। देखो हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ क्रॉस लगा दिया, मींस अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे है नहीं, डिक्रीज हो गई है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट भी बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, चलेगा नहीं। हाईली एसिडिक मीडियम में तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस एट ऑल। तो इलेक्ट्रोफाइल, द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल नॉट अटैक इजिली ऑन द रिंग, इजिली ऑन द पायरोल रिंग। तो जिसकी वजह से क्या होगा, पायरोल डू नॉट शो द नाइट्रेशन और द सल्फोनेशन रिएक्शन इन द हाईली एसिडिक मीडियम। लेकिन अगर हम लेस एसिडिक मीडियम करें तो क्या होगा, लेस एसिडिक मीडियम करेंगे तो उस वक्त क्या होगा कि आपकी, अगर देखो नंबरिंग कर दी हमने और उसके बाद लेस एसिडिक मीडियम है, तो जो हेटेरो एटम है इट विल नॉट गेट प्रोटोनेटेड, ये प्रोटोनेटेड इसका नहीं होगा, क्योंकि लेस एच पॉजिटिव आयन बहुत ही कम है, वो उतने ही हैं जो नाइट्रेशन सल्फोनेशन रिएक्शन को चलाने के लिए चाहिए। तो इसीलिए जो हेटेरो एटम है वो फ्री रहेगा, उसके लोन पेयर फ्री रहेंगे, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स गेट इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस, और जिसकी वजह से C2 और C5 पोजीशन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है कैन नाउ इजीली बीन अटैक एट द C2 और द C5 पोजीशन। तो इसलिए आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली चल जाएगी इन द लेस एसिडिक मीडियम। तो इसलिए आप ध्यान रखें, जब भी आपको पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन में आपकी नाइट्रेशन सल्फोनेशन रिएक्शन चलानी है, क्योंकि नाइट्रेशन चलाएंगे तो नाइट्रिक एसिड की जरूरत पड़ेगी, नाइट्रेटिक मिक्सचर की जरूरत पड़ेगी, सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड हम डालते हैं, तो एसिडिक मीडियम तो होगा ही, लेकिन आप ध्यान रखें आपको लेस एसिडिक मीडियम रखना है, आपको एक्सेस में एसिड नहीं डालना है। हाईली एसिडिक मीडियम होते ही साथ रिएक्शन स्टॉप्स, रिएक्शन रुक जाएगी, रिएक्शन चलेगी नहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि नाइट्रोजन क्या हो गया था बोलो, प्रोटोनेटेड हो जाता है। लोन पेयर फिर फ्रीली अवेलेबल होंगे नहीं फॉर द रेजोनेंस के लिए, तो रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की, तो C2 C5 पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल फिर अटैक नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन चलेगी नहीं। लेस एसिडिक मीडियम में ऐसा होता नहीं, नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन नहीं होता, नाइट्रोजन के लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल रहते हैं, इसलिए C2 C5 के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, इसलिए वो C2 C5 के थ्रू इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली चल जाती है इन द लेस एसिडिक मीडियम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगर हम हाईली एसिडिक मीडियम ले लेते हैं तो फिर दूसरी रिएक्शन क्या चल जाती है पायरोल में, पायरोल के अंदर क्या हो जाता है? पायरोल के अंदर देखो कुछ ऐसा होगा कि जब हमने अभी बताया था कि हाईली एसिडिक मीडियम होने से, देखो ये नंबरिंग हमने शो की, हाईली एसिडिक मीडियम है तो जो पायरोल का मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या होगा, देखो हाईली एसिडिक मीडियम कर दिया, आप ये भी कहेंगे नाइट्रोजन गेट प्रोटोनेटेड, वो भी हो सकता है, लेकिन साथ के साथ जो दूसरी रिएक्शन चलती हुई पाई गई वो क्या, इसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है। वो कैसे? देखो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, देयर आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो इन वन ऑफ द मॉलिक्यूल द नाइट्रोजन जो एटम है यहाँ पे जो हमने दिखाया, देखो इसके लोन पेयर देखो इन्वॉल्व हो गए, C3 तक पहुंचे लिमिटेड रेजोनेंस के थ्रू, C3 तक पहुंच गए, वहां पे H पॉजिटिव को दिए और नाइट्रोजन एटम के ऊपर देखो कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। नाउ दैट स्पीसी नाउ बिहेव्स लाइक द इलेक्ट्रोफाइल, अब ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रही है, ये जो स्पीसी अभी बच गई जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नाउ दैट इंटरमीडिएट स्पीसी दस फॉर्म्ड हैविंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम बिहेव्स लाइक द इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होगा, जो ये प्रोटोनेटेड पायरोल है जिसके ऊपर अब कैसे होगा बोलो, यहाँ पे अपने अभी तक क्या बताया आपको, ये बताया गया ये हाईली एसिडिक मीडियम, the one of the pyrrole molecule get protonated through the C3 position by using the lone pair electron of the nitrogen atom, इसलिए now thus the protonated pyrrole act as the electrophile जैसे मैंने आपको बताया, now it will attack on the another pyrrole molecule on their C2 और the C5 पोजीशन। देखो दूसरे कुछ मॉलिक्यूल ऐसे बचे हुए, देखो जैसे ये हमने दिखाया, इसके लोन पेयर देखो इन्वॉल्व हो गए, C5 तक इलेक्ट्रॉन पहुंचे, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो C5 तक देखो ऐसे यहाँ पे पहुंचे, पहुंचते ही साथ नेगेटिव चार्ज आते ही साथ उसने कहां पे अटैक किया, जो पहला जो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, देखो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, इसके C2 पोजीशन के ऊपर अटैक कर दिया, और इनके दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन कार्बन की तरफ, देखो वो नाइट्रोजन की तरफ दोबारा देखो चले गए, इस टाइप से नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गई, दो पायरोल मॉलिक्यूल के बीच में देखो ये नया बॉन्ड बन गया। देखो पहले क्या हुआ, हाईली एसिडिक मीडियम में वन पायरोल मॉलिक्यूल का C3 कार्बन के थ्रू प्रोटोनेटेड होके एक ऐसी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनी जो कि खुद एक इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रही थी। तो ये पहला मॉलिक्यूल बोलो किस चीज का काम कर रहा था, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा था। अब ये इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहां पे अटैक करता है, C2 C5 के ऊपर, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल है पायरोल का उसके आपके C2 या C5 के ऊपर हमने अटैक होते हुए दिखाया, जैसे C5 के ऊपर अटैक होते हुए दिखा दिया। नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बन गई, अब ये जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बन गई, नाउ इट will act as the electrophile, अब ये खुद अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगी, now it will act as the electrophile for the another new fresh pyrrole molecule। तो दूसरा पायरोल मॉलिक्यूल देखो हमने डाला, that intermediate structure now formed again act as the electrophile, now it will attack on the another fresh pyrrole molecule at their C2 or the C5 position, and in such
a way the electrophilic substitution reaction will continue takes place, कंटिन्यू चलेगी और इस वजह से पॉलीमराइजेशन होना शुरू हो जाएगा। देखो नेक्स्ट पायरोल मॉलिक्यूल आया, इसने भी अपने देखो लोन पेयर इन्वॉल्व किए, C5 के थ्रू अटैक किया, वही उसी टाइप से देखो आपके C2 पोजीशन के ऊपर, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो दोबारा से कहां पे आ गए, नाइट्रोजन के ऊपर, और एक पायरोल मॉलिक्यूल और जुड़ गया, और ये जुड़ गया, ये दोबारा से जो नया मॉलिक्यूल बना, नाउ इट विल एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल, नाउ इट विल एक्ट एज द, बोलो क्या, अब ये खुद इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और एक नया मॉलिक्यूल आ जाएगा पायरोल का, और उसके ऊपर ये फिर से अटैक करेगा उसी टाइप से C2 C5 के ऊपर, एंड सो ऑन, और इस टाइप से ये रिएक्शन चलती रहेगी, एंड सो ऑन, ये रिएक्शन चलती रहेगी। देखो उस टाइप से देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे जैसे हम बता रहे थे, ये यहाँ पे पहुंचेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन जाके, और ये कहाँ पे अटैक करेगा, इसी टाइप से देखो दोबारा C2 के ऊपर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से इधर आ जाएंगे, एंड सो ऑन, ये रिएक्शन ऐसे लगातार चलती रहेगी, मींस पॉलीमराइजेशन हो जाएगी, मींस द पायरोल अंडरगो द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन द हाईली एसिडिक मीडियम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में काफी बार आ चुका है कि व्हाट विल हैपन टू द पायरोल इन द हाईली एसिडिक मीडियम, या आपके कंपटीशन में भी आ सकता है, तो बता सकते हैं कि पॉलीमराइजेशन विल टेक्स प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेते हैं कि ये देखा हमने कि जो पायरोल है, फ्यूरान है, थायोफिन है, कैन इजीली शो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक दैट ऑफ द बेंजीन, बेंजीन की तरह ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, लेकिन जो पायरोल है, फ्यूरान है, थायोफिन है, दे शो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट ए फास्टर रेट देन बेंजीन। व्हाई, ऐसा क्यों? ये हमने पहले भी एक लेक्चर में आपको बताया था। देखो हमने पेज के बीच में लाइन लगाई, एक साइड में हमने पायरोल लिख दिया, नंबरिंग की उसी टाइप से, देखो हमने क्या लिखा, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट हेटेरो एटम, पायरोल हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया, आप फ्यूरान भी ले सकते थे, आप थायोफिन भी ले सकते हैं। सो नाउ ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट हेटेरो एटम, दैट इज द हियर नाइट्रोजन एटम, इन द रेजोनेंस देयर अकर्स द सेपरेशन ऑफ चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन जो C5 पोजीशन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो सेपरेशन ऑफ चार्ज होने की वजह से मींस कार्बन एटम के ऊपर एक्सेस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी डेवलप हो गई है, एक्सेस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कार्बन के ऊपर, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया है। मींस नाउ द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक मोर इजीली एट द C2 और द C5 पोजीशन, देखो इजीली अटैक कर देगा। व्हाइल इन केस ऑफ द बेंजीन, बेंजीन के अंदर देखो यूनिफॉर्म पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, देयर अकर्स द नो सेपरेशन ऑफ चार्ज, यहां पे कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज है ही नहीं। आप रेजोनेंस भी ड्रा करेंगे इसकी, तो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर भी कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा। देखो इस टाइप से, अगर मैं इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो इस टाइप से मैं शो भी कर दूं, देखो इस टाइप से, तो क्या इसके अंदर कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ, मींस देयर अकर्स नो सेपरेशन ऑफ चार्ज इन द अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल तो कहां पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल मींस देखो E पॉजिटिव हमने लिखा, वहां पे अटैक करेगा जहां पे उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखती हो, ज्यादा नेगेटिव चार्ज दिखता हो। ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस में दिख रहा है, पायरोल के केस में दिख रहा है या बेंजीन के केस में? बेंजीन के केस में तो सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ ही नहीं, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक तो जरूर करेगा क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर भी हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अटैक करेगा यहाँ पे, लेकिन पायरोल के कंपेरिजन में कम अटैक करेगा। पायरोल के कंपैरिजन में यहाँ पे अटैक करने की जो रफ्तार होगी वो कम होगी, स्लो होगी। तो रिएक्शन तो दोनों में चलेगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पायरोल में भी और बेंजीन में भी। सिमिलरली पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन तीनों में चलेगी और बेंजीन में भी चलेगी, लेकिन जो रेट देखना है कहां पे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल का देखो अटैक करने के जो चांस होंगे बेंजीन के ऊपर कम होंगे और आपके पायरोल जो रिंग है उसके ऊपर ज्यादा होंगे क्योंकि वहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया था। तो इसलिए जो चांसेस जो अटैक है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के विल बी मोर इन द पायरोल रिंग एज कंपेयर टू ऑन द बेंजीन रिंग। इसीलिए फर्दर जो बेंजीन रिंग है ये अपनी एरोमेटिसिटी को देखो मेंटेन भी करना चाहता, हम पहले से बताते हैं दोनों के दोनों, इसलिए बेंजीन और रिंग दोनों के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होनी है, एडिशन नहीं होगी। डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, एडिशन होने के चांस कम है क्योंकि हर कोई क्या चाहता है, मैं अपनी एरोमेटिसिटी को मेंटेन रखूं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलेगी दोनों में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं चलेगी डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी, क्योंकि दोनों एरोमेटिक कंपाउंड हैं, दोनों अपने एरोमेटिसिटी को क्या रखना चाहते हैं, मेंटेन। इन बोथ ऑफ दीज, इन ऑल दीज कंपाउंड, चाहे पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन, सभी के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। लेकिन क्वेश्चन हमारा वही था, फास्ट किसमें? फास्ट चली आपके इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर, और किससे फास्ट चली? आपके बेंजीन रिंग से, क्योंकि उसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं हुआ। तो इसलिए ये हमारा क्वेश्चन था कि सभी के अंदर आपकी चली, लेकिन आपके इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर ज्यादा चलेगी, लेकिन सभी अपनी एरोमेटिसिटी को भी मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए इनके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही चलेगी और एडिशन नहीं चलेगी। इस क्वेश्चन का जवाब भी हमने साथ ही साथ आपको बता दिया। इसलिए हमारा कंक्लूजन बोलो क्या आ गया कि पायरोल विल easily show the electrophilic substitution reaction at the C2 C5 position and at a faster rate than in the benzene. बेंजीन से फास्ट रेट के ऊपर ये इस रिएक्शन को शो करेंगे। तो इसके बाद अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, व्हाई जो पिरिडिन है, पिरिडिन इज एरोमेटिक लाइक बेंजीन। ध्यान दें, जो पिरिडिन है वो एरोमेटिक है, किसकी तरह? बेंजीन की तरह। आप जानते हैं, देखो बेंजीन की स्ट्रक्चर ये एरोमेटिक है क्योंकि इसमें 4n प्लस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये साइक्लिक कंजुगेशन भी इट इज एरोमेटिक। सिमिलरली जो आपका पिरिडिन है वो भी एरोमेटिक, ये पिरिडिन, इसके पास भी 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो और साइक्लिक कंजुगेशन भी है इसमें भी, बोथ आर एरोमेटिक, मींस pyridine is aromatic like that of the benzene। इतनी बात तो ठीक है क्वेश्चन के अंदर। अब आगे क्वेश्चन आ गया कि why the pyridine can show the nucleophilic substitution reaction with ease। ये बड़ी आराम से दिखा देता है, बेंजीन नहीं दिखाता, ऐसा क्यों? दूसरा क्वेश्चन, कि जो आपका pyridine है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो बड़ी आराम से दिखा देता है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को विद डिफिकल्टी से दिखाता है, ऐसा क्यों? और इसका कंपैरिजन करना है बेंजीन के साथ। तो हमारे क्वेश्चन क्या बन गए कि pyridine के अंदर तो क्या प्रूव करना है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली दिखा देता है, बेंजीन दिखाता ही नहीं या विद डिफिकल्टी दिखाएगा। दूसरा क्वेश्चन, pyridine इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है उसको डिफिकल्टी से दिखाता है, जबकि बेंजीन इजीली दिखा देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, ऐसा क्यों? तो इन दो बातों का जवाब देंगे हम हमारे इस क्वेश्चन के अंदर। तो बड़े ध्यान से देखें, देखो अब बड़ी बेसिक चीज आपको दिख ही रही है, पहले दोनों स्ट्रक्चर में हम आगे लिखना शुरू करें उससे पहले वो चीजें आपको देखो बता भी दे जो आपको दिख रही है। बोलो क्या दिखा आपको? एक ही डिफरेंस तो दिखा दोनों के स्ट्रक्चर में, वो क्या? हीट्रो एटम है pyridine के अंदर, हीट्रो एटम है नाइट्रोजन, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो अपना माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। तो माइनस आई इफेक्ट दिखाने से क्या हो जाएगा? माइनस आई इफेक्ट दिखाने से जो pyridine रिंग है, pyridine, इस pyridine रिंग के अंदर जो नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट जो चलेगा, तो माइनस आई इफेक्ट के द्वारा क्या करेगा? बोलो ये नाइट्रोजन जो ये रिंग है, रिंग के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बोलो क्या कर देगा? इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो क्या हो जाएगी यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी यहाँ पे डिक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब हो गई डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई कम, मींस पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो गया, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है वहां पे कौन अटैक करेगा? वहां पे करेगी कोई नेगेटिव चीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन ने छीन लिया अपनी तरफ माइनस आई इफेक्ट से, तो इसीलिए वहां पर अटैक कौन कर सकता है? बोलो इजीली अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर दी pyridine रिंग ने, तो रिंग के ऊपर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है और ये pyridine जो रिंग है, इनके बीच में थोड़ी क्या हो जाएगी? बोलो रिपल्शन। तो यही दो बातें अब हमें हमारे आंसर के अंदर लिखनी है, कि यही हमें प्रूव ही करना था कि जो pyridine है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो इजीली दिखा देता है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद डिफिकल्टी दिखाता है। माइनस आई इफेक्ट इसका आंसर रहेगा, कि नाइट्रोजन अपने माइनस आई इफेक्ट से सारा सब कुछ कर पा रहा है। तो ये सारा सब कुछ देखो हमने डायग्रामेटिकली आपको बता दिया। लेकिन बेंजीन में अगर देखें तो बेंजीन के पास क्या है? बेंजीन के पास है देखो यहाँ पे हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या होगा? तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो तो इजीली देखो अटैक कर देगा इसके ऊपर, लेकिन जो इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है, जो हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन रिंग की और न्यूक्लियोफाइल, इनके बीच में अब क्या हो जाएगा? बोलो यहाँ पे रिपल्शन। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं करता बेंजीन रिंग के ऊपर, इजीली जो अटैक करता है वो इलेक्ट्रोफाइल करता है। तो ये थी बेसिक रीजनिंग इसकी। अब हम इनके जवाब लिखने शुरू करते हैं। तो आप देखें बड़े ध्यान से, दोनों ही एरोमेटिक हैं जैसे हमने पीछे बताया था, क्योंकि दोनों के अंदर बोलो क्या है? दोनों के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है और साइक्लिक कंजुगेशन भी है, तो इसलिए बोथ आर एरोमेटिक। ये तो क्वेश्चन के अंदर शुरू में दे भी रखा था, हमने लिख भी दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि बेंजीन रिंग के अंदर क्या है? देयर इज अ यूनिफॉर्म पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ईच ऑफ द कार्बन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग। हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यूनिफॉर्म पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग, तो जिसकी वजह से क्या होगा? द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक इजीली ऑन द बेंजीन रिंग, द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक इजीली ऑन दैट हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंस बेंजीन रिंग, उसके ऊपर आराम से अटैक कर देगा। इसलिए इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक नहीं कर पाएगा, बट द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक ऑन दैट हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग ड्यू टू द रिपल्शन between the incoming nucleophile and the high pi electron density benzene ring। उनके बीच रिपल्शन हो जाएगी। बोलो क्या हो जाएगी? इनके बीच में यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगी, और इस रिपल्शन की वजह से अब न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रोफाइल तो इजीली अटैक कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल नहीं। इसीलिए बेंजीन के अंदर जो इजीली रिएक्शन चलेगी वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन चलेगी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं चलेगी। दूसरी बात आ जाती है सब्स्टिट्यूशन क्यों। देखो बेसिक सा फैक्ट है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड अपनी एरोमेटिसिटी को तो मेंटेन रखना चाहेगा। सो टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी, क्योंकि अगर एडिशन रिएक्शन करते हैं तो एडिशन में तो देखो कोई ना कोई जो 3 डबल बॉन्ड है बेंजीन के, डबल सिंगल, इनमें से कोई ना कोई एक डबल बॉन्ड तो टूटना जरूरी है एडिशन रिएक्शन में। अगर एक भी डबल बॉन्ड टूट गया तो साइक्लिक कंजुगेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एरोमेटिसिटी गेट लॉस्ट। सो टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी द बेंजीन रिंग विल शो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड नॉट द एडिशन रिएक्शन। इसलिए हम कह सकते हैं कि बेंजीन रिएक्शन कैन शो ओनली द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर द नॉर्मल कंडीशन एंड कैन नॉट शो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन शो नहीं करेगा। अगर करवानी है तो विगरस कंडीशन लगानी पड़ेगी, हाई टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा, वी हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ कैटलिस्ट भी होगी, और तब जाके आपकी न्यूक्लियोफिलिक आपकी या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकती है, अदरवाइज नहीं चलेगी। तो कौन सी रिएक्शन चलेगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही बेंजीन के अंदर चलती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी नहीं चलती और एडिशन रिएक्शन भी नहीं चलती। एडिशन भी चलेगी तो विगरस कंडीशन लगानी पड़ेगी। हम बातें करें नॉर्मल कंडीशन की। अब पिरिडिन की तरफ चलते हैं। सो ड्यू टू द नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द हेटेरोएटम, नाइट्रोजन के लोन पेयर तो इन्वॉल्व होंगे नहीं रेजोनेंस के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी एरोमेटिक है। विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये ऑलरेडी एरोमेटिक है, ऑलरेडी इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो साइक्लिक कंजुगेशन भी है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन द रेजोनेंस। इसीलिए अब क्या होगा, जो नाइट्रोजन एटम इट विल शो ओनली द माइनस आई इफेक्ट, ये अपने माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और माइनस आई इफेक्ट से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है that will decrease to the larger extent, नाइट्रोजन के साथ वाली जो पोजीशन है C2 C6 के ऊपर, या जो इसके पैरा पे दिख रहा है C4, तो मींस सबसे ज्यादा तो C2 C4 के ऊपर, और उसके बाद C4 के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। अगर माइनस आई इफेक्ट से भी अपने लोन पेयर को देखो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो देखो कुछ इस टाइप से करेगा, देखो इस टाइप से, ये तो C4 के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, मींस अपने लोन पेयर नहीं देगा रेजोनेंस में, हाँ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जरूर अट्रैक्ट कर सकता है। और इस टाइप से आप देखेंगे C4 के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आना है। दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, आप चाहे माइनस आई इफेक्ट देखें या जैसे मैंने अभी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन दिखाई तो उससे मैंने प्रूव किया C4 के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जिससे अब क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट से नाउ देयर अकर द सेपरेशन ऑफ चार्ज इन द pyridine रिंग, तो जिसकी वजह से क्या होगा, C2 C4 के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, C2 और C4 के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और C3 के ऊपर आपका क्या हो जाएगा, बोलो, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब छीनेगा तो बोलो क्या, वहीं पर थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचेगी, थोड़ी बहुत। तो जिसकी वजह से क्या होगा, नाउ द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अगर उसको अटैक करना ही है तो कहां पे करेगा अटैक, जहां से इसने इलेक्ट्रॉन नहीं छीने। देखो माइनस आई इफेक्ट से तो इलेक्ट्रॉन कहां से छीने, C2 और C6 पोजीशन के ऊपर। और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट अगर नाइट्रोजन अपनी तरफ छीनता है तो बोलो कहां पे आया था पॉजिटिव चार्ज, C4 के ऊपर। देखो फिर से दिखा रहा हूं, देखो इस टाइप से अगर हम दिखाएं, देखो ऐसे, ये स्ट्रक्चर हमने पीछे दिखाई भी थी आपको बना के, देखो इस टाइप से नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर पहले से है और एक लोन पेयर और ये आने से नाइट्रोजन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे देखो ये दोनों डबल बॉन्ड यहाँ पे, और C4 के ऊपर देखो ऐसे पॉजिटिव चार्ज, तो मीन C4 के ऊपर अटैक हो जाएगा। C3 के ऊपर तो देखो नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, माइनस आई इफेक्ट से भी देख लिया, और रेजोनेंस के द्वारा जब हम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट ये करवा रहा था वो भी हमने देख लिया। तो मींस इलेक्ट्रोफाइल जहां पे कहां पे अटैक करे, जहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आए, तो वो कौन सी पोजीशन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, माइनस आई इफेक्ट से तो आएगा C2 और C4 के ऊपर, देखो C6 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, C2 6 के ऊपर देखो मैंने देखो ऐसे पॉजिटिव चार्ज लगाया, देखो C2 के ऊपर और देखो C6 के ऊपर, ये वाला पॉजिटिव चार्ज आएगा इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा। और जो हमने ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाई उसके थ्रू आएगा C4 के ऊपर। तो फास्ट इफेक्ट कौन सा होता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट वाला, तो इसलिए जल्दी से पॉजिटिव चार्ज कहां पे आएगा, वो C4 के ऊपर आएगा, क्योंकि वो रेजोनेंस के थ्रू हम दिखा रहे हैं। तो मींस अब ये बात भी आप साथ के साथ ध्यान रख लेना कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल तो बोलो कहां पर ही अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल तो सिर्फ अटैक करेगा आपकी कौन सी पोजीशन के ऊपर, वो अटैक करेगा आपके C3 पोजीशन के ऊपर, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। और न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा, द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक इजिली ऑन द C4 पोजीशन और एट द C2 पोजीशन, या C2 की वजह आप C6 भी कह सकते हैं। लेकिन मोर इजिली कहां पे अटैक करेगा और भी जल्दी न्यूक्लियोफाइल, C4 के ऊपर, क्योंकि वहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा वहां पे।
और इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा जो C2 C6 के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, वो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसलिए न्यूक्लियोफाइल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक देखें फिजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अपोजिट चार्ज मोर विल द अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रो जो न्यूक्लियोफाइल है NU नेगेटिव, वो इजीली अटैक कहां पे करेगा, जहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज C4 पे और कम पॉजिटिव चार्ज C2 और C6 के ऊपर, क्योंकि C2 C6 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो कम पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा आ रहा है, और रेजोनेंस के द्वारा जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है C4 के ऊपर वो रेजोनेंस के द्वारा आ रहा है, जो एक स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है। तो इसीलिए आपकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इजीली चलेगी pyridine के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ओवरऑल डिक्रीज ही हो रही है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, इसलिए pyridine रिंग के अंदर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा, क्योंकि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो डिक्रीज हुई है। तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक इजीली चलेगी, लेकिन मोर इजीली C4 पे देन द C2, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद डिफिकल्टी चलेगी। मींस थोड़ी बहुत जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बची है तो सिर्फ C3 के ऊपर बची है, तो अगर चले भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन pyridine में तो C3 पोजीशन के ऊपर ही चलेगी। इसका ओरिएंटेशन हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। देखो ऊपर बनाई हुई स्ट्रक्चर को हमने देखो इजीली यहां से हटा दिया। अब हम दिखाते हैं अटैक होते हुए। देखो हमने क्या अटैक होते हुए दिखा, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक बोलो कहां पे, C3 के ऊपर। सिमिलरली अगर हम दिखाएं तो pyridine shows the electrophilic substitution reaction at C3 position but with difficulty। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, लेकिन जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल विल अटैक इजीली एट द लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पोजीशन। न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करेगा जहां पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। वो कौन सी पोजीशन है, तो वो पोजीशन नंबर 4 है। देखो जहां पे मैंने पहले एरो दिखाया वहां पे इजीली अटैक करेगा, उसके बाद अटैक C2 C6 के ऊपर भी करेगा, वहां पे भी स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया था। इट मींस द pyridine easily show the nucleophilic substitution reaction as compared to the electrophilic substitution reaction। means electrophilic substitution reaction in pyridine takes place with a difficulty due to the electron withdrawing nature of the more electronegative nitrogen atom in the pyridine ring। तो ये था ओवरऑल रिजल्ट जो हमने आपको बता दिया था। ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि pyridine shows the both nucleophilic and the electrophilic substitution reaction। पेपर में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि pyridine shows both reaction। कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी, दोनों दिखाता है, बट विद डिफिकल्टी दिखाता है इलेक्ट्रोफिलिक। बेंजीन सिर्फ और सिर्फ दिखाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो नहीं दिखाता, अंडर द नॉर्मल कंडीशन की बात है। और जबकि pyridine अंडर नॉर्मल कंडीशन दोनों रिएक्शन दिखा देता है। एक तो इजीली दिखाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद डिफिकल्टी दिखाता है, लेकिन दिखाता दोनों है अंडर नॉर्मल कंडीशन। बेंजीन सिर्फ एक दिखाता है अंडर नॉर्मल कंडीशन, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम ले लेते हैं क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन के बारे में, बेंजीन के साथ कंपैरिजन करके देखते हैं। क्यूनोलिन को अगर आप देखें और बेंजीन को अगर देखें, बेंजीन की बातें तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये ऑलरेडी एरोमेटिक है, इसके अंदर कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं है। क्यूनोलिन को अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ब्रिज कार्बन एटम को 9 10 हम बाद में नंबरिंग देते हैं। तो ऐसे ही अगर हम इसमें देखें कि ये ऑलरेडी एरोमेटिक है, इसके अंदर पहले से 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें पहले से साइक्लिक कंजुगेशन है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नाइट्रोजन एटम। लेकिन बेंजीन की तरफ पहले ध्यान देते हैं, जो हमने पीछे अभी समझा दिया वही बेसिक चीज है। इसके पास हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यूनिफॉर्म पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसीलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर देगा। इसीलिए जो ये कौन सी रिएक्शन दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन दिखाता है। न्यूक्लियोफाइल इस पे इजीली अटैक नहीं करेगा, क्योंकि जो इनकमिंग इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल है it cannot easily attack on the benzene ring due to the repulsion factor, due to the repulsion between the incoming nucleophile and the high pi electron density of the benzene ring। there occurs the repulsion। यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगी, जैसे लास्ट केस में भी हमने देखो बताया था, हमने लिख दिया यहाँ पे रिपल्शन। ऐसे आप डायग्राम में भी लिख देना एग्जाम में जब आप डायग्राम ड्रा करें। उसके बाद फर्दर टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी, हमने पहले बताया था कि एरोमेटिक तो रहना ही चाहता है, इस रिएक्शन दिखाएगा, रिएक्शन हो भी जाए और एरोमेटिसिटी मेंटेन रहे। तो to maintain the aromaticity, the benzene ring will show the substitution reaction and not the addition reaction। Hence we can say that the benzene can easily show the electrophilic substitution reaction and not the nucleophilic substitution reaction under the normal condition। लेकिन अब हम बात करें क्यूनोलिन की, तो क्यूनोलिन के अंदर जैसे मैंने बताया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है नहीं रेजोनेंस के अंदर, तो इसलिए जो हेटेरो एटम है इट विल शो ओनली द माइनस आई इफेक्ट, and due to their minus I effect it will decrease the electron density to the larger extent from the pyridine ring part and not from the benzene ring part। जो रिंग पार्ट है जिसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा टू ए लार्जर एक्सटेंट एंड नॉट फ्रॉम द बेंजीन रिंग पार्ट, क्योंकि बेंजीन रिंग पार्ट दूर हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, डिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया यहाँ पे कि इसीलिए जो आपके इजीली जो चलेंगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था वो बेंजीन रिंग पार्ट के अंदर चलती हैं।
तो इसीलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है will attack in the benzene ring part due to some more electron density in the benzene ring part, क्योंकि उसके अंदर अभी भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बची हुई है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आपके क्विनोलिन में कौन से रिंग पार्ट के ऊपर अटैक करेगा? pyridine रिंग पार्ट पे अटैक करेगा? नो, किस पे करेगा? आपके बेंजीन रिंग पार्ट के ऊपर अटैक करेगा। देखो हमने अटैक करते हुए दिखाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो क्विनोलिन हुआ, ऐसे ही आइसोक्विनोलिन भी अगर हम उसकी स्ट्रक्चर बना दें, उसमें सिर्फ क्या डिफरेंस है आइसोक्विनोलिन में? वहां पे नाइट्रोजन की पोजीशन ही तो आपको बदलनी है। अगर हम क्या कर दे, देखो ऊपर अगर हम ड्रा करके दिखाएं, देखो ये हमने बेंजीन रिंग ड्रा किया, दूसरा रिंग भी हमने ड्रा कर दिया, नाइट्रोजन को देखो नंबर 2 के ऊपर दिखा दें, देखो इस टाइप से आइसोक्विनोलिन हो जाता है। तो इसलिए क्विनोलिन हो चाहे आइसोक्विनोलिन हो, दोनों में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग पार्ट के अंदर ही चलेगी। और जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अगर हम वो रिएक्शन करना चाहें, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना चाहें, तो कहां पे करवाएंगे वो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे डिक्रीज हुई है? बोलो कौन से रिंग पार्ट के अंदर? pyridine रिंग पार्ट में। pyridine रिंग पार्ट के अंदर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई थी, वहां पे समथिंग पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो उसी टाइप से जैसे अभी पीछे हमने pyridine में बताया था, तो C2 और C4 के ऊपर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो क्विनोलिन में अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलेगी तो कहां पे चलेगी? आपके pyridine रिंग पार्ट के अंदर C2 C4 पोजीशन के ऊपर। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलेगी तो वो कहां पे चलेगी? बेंजीन रिंग पार्ट में। कहां पे? C5 और C8 पोजीशन के ऊपर। उसकी एक्सप्लेनेशन, ओरिएंटेशन C5 पे ही क्यों, C8 पे ही क्यों, वो हम पहले ही बता चुके हैं। ये भी बता चुके थे प्रीवियस लेक्चर में, C5 पे ज्यादा चांस है, C8 पे आपको ध्यान होगा। नहीं ध्यान तो आप प्रीवियस लेक्चर दोबारा से देख लेना, जिसमें हमने ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन किया था। तो इसलिए हमने क्या बताया कि न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा, देखो हम अटैक होते हुए भी दिखा रहे हैं, आप जल्दी से ध्यान दे दें। जो स्ट्रक्चर हमने क्विनोलिन की बना रखी है, देखो न्यूक्लियोफाइल हमने लिखा है NU नेगेटिव, और NU नेगेटिव का अटैक कहां पे दिखा है? C4 के ऊपर, C2 के ऊपर अटैक करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन है, दे कैन इजिली शो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आराम से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा देते हैं, क्योंकि pyridine रिंग पार्ट के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई है नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के द्वारा। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी ये दिखाता है, क्योंकि इसके अंदर एक दूसरा रिंग पार्ट भी है, दैट इज द बेंजीन रिंग पार्ट, जहां पे आपका इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर देगा एट द C5 एंड द C8 पोजीशन। इसलिए क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन के अंदर दोनों रिएक्शन चलती हैं, न्यूक्लियोफिलिक भी और इलेक्ट्रोफिलिक भी। अब अपना क्वेश्चन देखो क्या था, पहली लाइन आपको समझ में आ गई होगी क्वेश्चन के, क्विनोलिन आइसोक्विनोलिन एरोमेटिक लाइक बेंजीन, दोनों एरोमेटिक बिल्कुल ठीक है। बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन और साइक्लिक कंजुगेशन थी, और क्विनोलिन आइसोक्विनोलिन में 10 पाई इलेक्ट्रॉन और साइक्लिक कंजुगेशन है। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या स्टार्ट हुआ था कि क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन कैन शो the nucleophilic substitution reaction with ease in the pyridine part, हमने बता दिया। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखाता है, लेकिन डिफिकल्टी के साथ दिखाएगा pyridine रिंग पार्ट में, लेकिन थोड़ी आराम से दिखा देता है बेंजीन रिंग पार्ट के अंदर, लेकिन फिर भी उतनी इजीली नहीं दिखाता जितना कि बेंजीन दिखाता है। कंपैरिजन में कहें तो हम यही बात लिखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये विद डिफिकल्टी दिखाता है इन द बेंजीन रिंग पार्ट, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन था। मोर इजिली तो इलेक्ट्रोफिलिक किस में चलेगी? बेंजीन में ही चलेगी। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया था? बट द बेंजीन इजिली शो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बेंजीन डू नॉट शो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ओवरऑल इन सारी बातों का कंक्लूजन हमने आपको दे दिया है, तो इस टाइप से आप इसका जवाब दे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास अगर pyridine हो, क्विनोलिन हो, आइसोक्विनोलिन हो, जिसके अंदर हेटेरो नाइट्रोजन एटम होता है, दे कैन शो ओनली द नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन और द हेलोजिनेशन रिएक्शन एंड कैन नॉट शो द फ्रीडल क्राफ्ट और द फ्रीडल एसाइलेशन रिएक्शन। ऐसा क्यों? क्यों का जवाब हम दे रहे हैं। इन रिएक्शन के प्रोडक्ट हम आगे देख लेंगे। तो देखो ध्यान से, pyridine नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 हमने कर दी। उसके बाद देखें कि इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की, चाहे क्विनोलिन हो, चाहे आइसोक्विनोलिन हो या pyridine हो, जैसे मैंने अभी आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रा कर दी। तो ड्यू टू द नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द हेटेरोएटम इन रेजोनेंस, द हेटेरोनाइट्रोजन एटम विल शो द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। सिर्फ ये अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दिखाएगा तीनों कंपाउंडों में, चाहे pyridine हो, चाहे आइसोक्विनोलिन हो, चाहे आपके क्विनोलिन हो। तो इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के द्वारा नाइट्रोजन, अपने माइनस इफेक्ट के द्वारा नाइट्रोजन क्या करेगा? इट विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द pyridine रिंग, या क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन फ्रॉम द pyridine रिंग पार्ट। तो जिसकी वजह से क्या होगा? इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर दी है इन्होंने, आपने पढ़ा था ये कैसा काम कर रहा है, ये कंपाउंड ये ऐसा काम कर रहा है जैसे आपने पीछे पढ़ चुके हो कि हमारे पास बेंजीन रिंग होता और बेंजीन रिंग के ऊपर कोई माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप लग रहा होता, जैसे NO2 ग्रुप, या हम बेंजीन रिंग लगा देते, इसके बेंजीन रिंग के ऊपर CH ग्रुप लगा देते माइनस आर इफेक्ट वाला, तो जिसकी वजह से इन रिंग के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो डिक्रीज हो जाती थी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो यहां से क्या हो जाती थी? डिक्रीज हो जाती थी।
तो आपने वहां पे भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो डिक्रीज हो जाती थी। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक कर पाते थे उन रिंग के ऊपर। ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक ऑन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक कर सकता है, नॉट द वीक इलेक्ट्रोफाइल एंड नॉट द बोलो क्या वीक इलेक्ट्रोफाइल। वीक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं कर सकते। सिमिलरली आपके जो NO2 ग्रुप की तरह ही तो काम कर रहा है यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, हीट्रो एटम है, तो इसीलिए सेम एक्सप्लेनेशन है दोनों की। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट हुआ, इस रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ये अटैक करेगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते हैं जैसे नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव जो हमने लिख रखा है, SO3 हेलोनियम आयन, ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हैं। दे कैन इजीली अटैक ऑन द लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग एंड नॉट द वीक इलेक्ट्रोफाइल। वीक इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन रिएक्शन थी, देखो उसके अंदर जब हम ये RCl प्लस में AlCl3 जब हम लेते हैं, और इसके दौरान जो Cl को विद इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाता था? लेविस एसिड, और ये R पॉजिटिव जो बनता है आपकी एल्काइलेशन रिएक्शन में, ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। ऐसे ही एसाइलेशन रिएक्शन में जो आपका ये एसाइलियम आयन देखो जो बनता था इसी टाइप से, जो एनहाइड्रस AlCl3 जो हम लेते हैं, ये Cl को विद इलेक्ट्रॉन ले जाए, और आपका ये जो एसाइलियम आयन बना देखो इस टाइप से, ये भी एक वीक इलेक्ट्रोफाइल ही है। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले रिंग के ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे। लाइक मैंने लिखा भी है देखो, लाइक इन केस ऑफ द नाइट्रोबेंजीन एंड द बेंजोइक एसिड, जो मैंने अभी आपको अलग से स्ट्रक्चर ड्रा करके समझाया। इसीलिए अब क्या होगा, जो अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा? सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा। कहां पे करेगा? वो भी सिर्फ C3 पोजीशन के ऊपर करेगा। हमने वो पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था, पिछले क्वेश्चन के अंदर भी समझा दिया था कि जो C2 और C4 के ऊपर से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो चुकी है आपके pyridine के अंदर भी। और आपके क्यूनोलिन की अगर हम स्ट्रक्चर देखो ड्रा करें, यहाँ पे देखो ये क्यूनोलिन, देखो एक बेंजीन रिंग पार्ट है, और एक ये दूसरा देखो हमने ये क्यूनोलिन की स्ट्रक्चर ड्रा कर दी इसी टाइप से। देखो ये हमने स्ट्रक्चर ड्रा की, ये किसकी? क्यूनोलिन की। तो यहाँ पे भी अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक नहीं करेगा इस pyridine रिंग पार्ट के अंदर से, देखो इसके अंदर से, क्योंकि इसके अंदर से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो चुकी है। तो इसीलिए हमने ये बताया कि कौन अटैक करेगा अगर इस रिंग पार्ट के ऊपर अटैक करे, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेंगे। और लेकिन आपके क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन में तो फिर भी चांस है कि इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करते हैं तो इस रिंग पार्ट पे तो वो अटैक करते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दूसरी ऑप्शन आ जाती है क्यूनोलिन आइसोक्यूनोलिन। तो कहां पे अटैक करते हैं? वो अटैक करते हैं इस C5 पोजीशन के ऊपर, इस C8 पोजीशन के ऊपर ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। तो इसलिए क्यूनोलिन आइसोक्यूनोलिन में तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलती है C5 C8 पे चलती है। हमारा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन क्यों इजीली नहीं चलती? क्योंकि इनमें वीक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, और वीक इलेक्ट्रोफाइल लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले रिंग के ऊपर अटैक नहीं करता। तो इसीलिए हमने देखो साइड में देखो दोबारा से आपके लिए स्ट्रक्चर भी ड्रा कर दी है, ये नाइट्रोबेंजीन की, और बोलो किस चीज की? बेंजोइक एसिड की। और इनका बोलो कैसा इफेक्ट है? यहाँ पे -R इफेक्ट है। तो -R इफेक्ट होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि हेंस द pyridine, quinoline and the isoquinoline can show the nitration, sulfonation, the halogenation reaction and not the Friedel-Crafts alkylation or the acylation reaction like that of the बोलो क्या नाइट्रोबेंजीन एंड द बेंजोइक एसिड। और क्यूनोलिन की स्ट्रक्चर देखो ड्रा की, इसकी भी नंबरिंग अगर हम कर दें तो इसके अंदर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई pyridine रिंग पार्ट के अंदर। तो इलेक्ट्रोफाइल देखो कहां पे अटैक होते हैं हमने दिखाया, देखो बेंजीन रिंग पार्ट के अंदर हमने दिखाया कि इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करेगा C5 और C8 के ऊपर भी। वो ओरिएंटेशन कहलाता है, हम पहले बता चुके हैं। ऐसे आइसोक्यूनोलिन क्यूनोलिन के अंदर भी तो हमने नंबरिंग की, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे करेगा अटैक? वो अटैक करेगा बोलो कौन से? बेंजीन रिंग पार्ट के अंदर ही। क्लियर हो गया इतना? तो ये हमारा क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि व्हाई द क्यूनोलिन एंड आइसोक्यूनोलिन शोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू अ लार्जर एक्सटेंट देन द pyridine। ये बातें देखो हमने थोड़ी अभी बताई भी थी, लेकिन फिर से बता दें, pyridine के अंदर तो एक ही रिंग है, दैट इज ओनली वन रिंग, दैट इज द pyridine जिसे आप कह रहे हैं। और इसके अंदर अगर हम नंबरिंग करें तो इसके अंदर जो -I इफेक्ट है होगा इसका, क्योंकि विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये ऑलरेडी एरोमेटिक है। तो इसलिए जो हीट्रो नाइट्रोजन एटम है pyridine का, इसका सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट चलेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी इस pyridine रिंग के अंदर से, और मैक्सिमम होगी C2 और C4 के ऊपर से, जैसे पहले बताया था। थोड़ा बहुत ही अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, विद डिफिकल्टी अटैक होगा, और वो अटैक होगा तो सिर्फ कहां पे? सिर्फ C3 पोजीशन के ऊपर। मींस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस टू अ लार्जर एक्सटेंट इन दैट pyridine रिंग।
So only the strong electrophile will attack, that is a nitronium ion, SO3 and the helium ion. टू ए स्मॉलर एक्सटेंट ही अटैक करेंगे, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर अटैक करेंगे, C3 पोजीशन के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन अगर हम देखें क्विनोलिन के अंदर, बिकॉज इट हैज द टू रिंग पार्ट, नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक तो क्विनोलिन में पिरिडिन रिंग पार्ट है, देखो ये पिरिडिन रिंग पार्ट जिसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई है, आपके माइनस आई इफेक्ट आपके नाइट्रोजन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन के द्वारा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के द्वारा। लेकिन बेंजीन रिंग पार्ट भी है इसमें, इसलिए बेंजीन रिंग पार्ट के ऊपर अटैक हो सकता है। सिमिलरली इन केस ऑफ द आइसोक्विनोलिन, इसके अंदर भी दो रिंग पार्ट है, एक तो देखो ये बोलो कौन सा है आपका, दैट इज द पिरिडिन रिंग पार्ट, इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। तो अगर अब अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, तो बोलो कहां पे होगा। सो ड्यू टू द नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द हेटेरोएटम इन रेजोनेंस इन बोथ क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन आल्सो, द हेटेरोएटम शोज द माइनस आई इफेक्ट, और जिसकी वजह से द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज फ्रॉम द पिरिडिन रिंग पार्ट, जिसके ऊपर हमने सर्कल लगा रखा है, ये पिरिडिन रिंग पार्ट है। तो इस पिरिडिन रिंग पार्ट के ऊपर से बोलो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो डिक्रीज हो जाएगी यहां से, ये है पिरिडिन रिंग पार्ट। तो लेकिन जो क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन है, इनके अंदर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी बची हुई है, किसके ऊपर, बेंजीन रिंग पार्ट के ऊपर से। इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हैं वो ज्यादा अटैक करेंगे, ज्यादा चांसेस होंगे उसके अटैक करने, क्योंकि अभी मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला बेंजीन रिंग बाकी है, ऐसा पिरिडिन में था नहीं। So means there is a more electron density benzene ring also present in both quinoline and the isoquinoline. So the attack of chances of the incoming electrophile is more in quinoline and isoquinoline as compared to in the pyridine. इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो टेक्स प्लेस होंगी, वो चलेंगी, दे टेक्स प्लेस एट ए लार्जर एक्सटेंट टू ए मोर एक्सटेंट इन द क्विनोलिन एंड द आइसोक्विनोलिन देन द pyridine. हम यहाँ पे कंपैरिजन पिरिडिन के साथ कर रहे थे, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन का, कि किस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली चलेगी। तो क्विनोलिन आइसोक्विनोलिन में बेंजीन रिंग पार्ट होने की वजह से जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, ऐसा कोई रिंग पिरिडिन में था नहीं, तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के चांस क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन में ज्यादा है, और वो बेंजीन रिंग पार्ट के ऊपर अटैक कर सकते हैं, और C5 C8 पोजीशन के ऊपर ही करेंगे, जो हमने पहले आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि जो पिरिडिन है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो स्लोअर रेट पे चलती है, हाईली एसिडिक मीडियम, ऐसा क्यों, ऐसा हमने पायरोल के बारे में भी आपको बता दिया था। देखो होता क्या है, ये पिरिडिन की स्ट्रक्चर है, अगर हम हाईली एसिडिक मीडियम कर दें, देखो नंबरिंग कर दी, तो हाईली एसिडिक मीडियम में क्या होगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसको दे देगा, H पॉजिटिव आयन, मींस द नाइट्रोजन एटम दैट इज द हेटेरोएटम गेट प्रोटोनेटेड by using their lone pair electron, and thus the heteroatom acquire the positive charge and becomes more electronegative, and due to the increase in their more electronegativity, जिसकी वजह से क्या होगा, ये अपना इसका माइनस इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए जो ये रिंग पार्ट है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बोलो डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस टू ए लार्जर एक्सटेंट, टू ए मोर लार्जर एक्सटेंट, और भी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, और ज्यादा डिक्रीज होने की वजह से इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके अटैक होने के चांस बोलो क्या होंगे, लेस चांस, इसके जो चांस अटैक करने के और भी कम हो गए प्रोटोनेशन की वजह से। पहले भी नाइट्रोजन का प्योर पिरिडिन में आप देख रहे थे, विदाउट प्रोटोनेटेड वाली पिरिडिन को देख रहे थे, तो वहां पे भी हमने क्या देखा था कि नाइट्रोजन के ऊपर देखो माइनस आई इफेक्ट था, और इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीन रहा था, लेकिन टू ए स्मॉलर एक्सटेंट। प्रोटोनेटेड होने के बाद नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया प्रोटोनेटेड आपके पिरिडिन के अंदर, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा डिक्रीज कर देगा। तो क्या हुआ, द पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन एटम डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम दैट रिंग टू ए लार्जर एक्सटेंट बाय देयर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि उसका माइनस आई इफेक्ट और ज्यादा इंक्रीज हो गया है। पहले था, अब देखो मैंने और एरो लगा दिया, आप ऐसे और ज्यादा एरो लगा देना एग्जाम में जब स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब जैसे मैंने एरो लगा के भी दिखाए, अब दोबारा से देखो हमने ये टाइप्ड फॉर्म में भी आपको दिखा दिया, देखो मैंने ज्यादा माइनस आई इफेक्ट के साथ दो एरो नीचे की तरफ देखो यहाँ पे दिखाए हैं, ऐसे आप एग्जाम में ड्रा करेंगे। इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल नॉट अटैक इजीली ऑन दैट रिंग, इजीली अटैक नहीं करेगा प्रोटोनेटेड के ऊपर। तो इसलिए जो पिरिडिन विल शो द इलेक्ट्रोफिलिक्स रिएक्शन एट ए स्लोअर रेट इन द हाईली एसिडिक मीडियम, या आप लास्ट में लिख देना इन हाईली एसिडिक मीडियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं इंडोल के बारे में, कि व्हाई द इंडोल शो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट द C3 पोजीशन। ये भी हम पहले आपको बता चुके थे, लेकिन फिर से आप देख लें, देखो जब हम नंबरिंग करते हैं इसकी 1 से 9 तक हमने नंबरिंग कर दी, उसके बाद इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने पहले ही बताई थी, इसके अंदर दो रिंग पार्ट है, वन इज द पायरोल रिंग पार्ट, अदर वन इज द बेंजीन रिंग पार्ट, ये दूसरा बेंजीन रिंग पार्ट है।
तो ये अपनी एरोमेटिसिटी को मेंटेन रखना चाहेगा, रिएक्शन के दौरान कम से कम एक रिंग के अंदर एरोमेटिसिटी बची रहे। तो इसलिए जो लिमिटेड रेजोनेंस चलेगी इसके अंदर नाइट्रोजन की, कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर जब डोनेट करेगा, देखो इस टाइप से लिमिटेड रेजोनेंस के द्वारा C3 तक ही ले जाएगा, C3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए C3 के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अगर हम ये ना करके अगर इनकी रेजोनेंस देखो फर्दर दिखा दे, देखो इस टाइप से, ये ऐसे नहीं, देखो आगे ऐसे दिखा दे, तो देखो बेंजीन रिंग की भी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई, बेंजीन रिंग वाला भी एक डबल बॉन्ड टूट गया, इसलिए हम फर्दर रेजोनेंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं करते इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के दौरान। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल सेपरेशन ऑफ चार्ज भी होगा यहाँ पे देखो। तो ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द हेटेरो एटम दैट इज द नाइट्रोजन एटम इन रेजोनेंस, देयर occurs the separation of charge, means the nitrogen atom acquire the positive charge and the negative charge will appear at the C3 position। और लिमिटेड रेजोनेंस हुई है, इस बात को जरूर ध्यान रखना, नहीं तो रेजोनेंस तो फर्दर भी चल सकती है आगे तक, लेकिन आगे तक चलती है तो बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन रिंग जो पार्ट है उसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाती है। वो एरोमेटिसिटी लॉस करवाना नहीं चाहेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना। तो इसलिए C3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसी C3 पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करेगा और बेंजीन रिंग पार्ट की एरोमेटिसिटी भी मेंटेन रही, एक बेंजीन रिंग पार्ट एज सच रहा। तो सो टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी द इंडोल विल शो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फर्दर दूसरी बात आ जाती है, ये तो इलेक्ट्रोफाइल का हमने अटैक होते हुए बताया कि पिरिडिन जो आपका सॉरी पायरोल रिंग पार्ट के ऊपर ये अटैक होता है, बेंजीन रिंग पार्ट के ऊपर नहीं। वो इसलिए क्योंकि बेंजीन रिंग पार्ट को मेंटेन रखना जरूरी था, एक तो वो हो गया। अब दूसरी बात आ गई इलेक्ट्रोफाइल के अटैक होने के बाद कि इलेक्ट्रोफाइल तो ठीक अटैक कर देगा C3 पोजीशन के ऊपर, लेकिन सब्स्टिट्यूशन क्यों? सब्स्टिट्यूशन इसलिए क्योंकि एरोमेटिसिटी, हम पूरी एरोमेटिसिटी, पूरा कंपाउंड एरोमेटिक है आपका, इंडोल ओवरऑल पूरा एरोमेटिक है, इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप देखें तो ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, लेकिन ये अपने जब लोन पेयर अब डोनेट कर देता है C3 के थ्रू इलेक्ट्रोफाइल को, तो इसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई, तो वो अगेन मेंटेन द एरोमेटिसिटी। तो ये कौन सी रिएक्शन दिखाएगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। कैसी रिएक्शन दिखाता है? सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि जब ये रिएक्शन फर्दर आगे चलती है तो उसके दौरान क्या हो जाता है, देखो अगर मैं थोड़ा सा आपको शो भी कर दूं, पहले भी हमने वैसे शो कर दिया था आपको यहाँ पे कि देखो ये बेंजीन रिंग पार्ट है और ये हमने दिखा दिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की ऊपर बोलो क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ पे आ गया था, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफाइल दिखाया, इसके ऊपर एक वीक इलेक्ट्रोफाइल पहले से प्रेजेंट है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोबारा शिफ्ट नाइट्रोजन की तरफ आ गए और इस टाइप से एरोमेटिसिटी क्या हो गई? मेंटेन हो गई, दोबारा से डबल बॉन्ड बन गया आपका पायरोल रिंग पार्ट के अंदर और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, मींस एरोमेटिसिटी मेंटेन हो जाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के दौरान। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है यहाँ पे कि इंडोल ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो दिखा दी C3 पोजीशन के ऊपर, लेकिन अगला क्वेश्चन देखो हमने ऊपर लिखा, इफ द C3 पोजीशन इज ब्लॉक्ड देन एक्सप्लेन द पोजीशन फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर वही बात बन जाती है कि C3 पोजीशन को अगर हम ब्लॉक कर दें, फिर बात देखी जाती है कि ग्रुप कैसे लगे हुए हैं। मींस देखो हमने ये इंडोल की स्ट्रक्चर दोबारा बना दी, C3 पोजीशन ब्लॉक कर दी और वहां पे हमने लगा दी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप लगा दिया हमने? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाया। ध्यान रखें, बोलो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा? बोलो वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। पायरोल रिंग, देखो ये पायरोल रिंग पार्ट है, पायरोल रिंग पार्ट, इस रिंग पार्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा घटाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो क्या करेगा? इंक्रीज बाय देयर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट के द्वारा। तो इफ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट द C3 पोजीशन, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा? द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द पायरोल रिंग पार्ट एट द C2 पोजीशन। ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट के द्वारा C2 पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। इसीलिए अब क्या होगा, देखो इस टाइप से जैसे मैंने इंक्रीज करते हुए दिखाई, तो इसीलिए क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट भी चल रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट भी चल रहा है। देखो जो ब्लू कलर से हमने दिखाया उसके पास लोन पेयर, वो अपने लोन पेयर देगा, डबल बॉन्ड आपके C2 पोजीशन के ऊपर आ गए, C2 के ऊपर आ गया आपका, बोलो कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज वहां पे आ जाएगा। अगर हम ये दूसरे रेड कलर वाले एरो ना दिखाएं, सिर्फ ब्लू वाले दिखाते हैं, तो उससे भी आप यहाँ पे ये दिखा सकते हैं कि C2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे मैंने दिखा दिया। तो इसीलिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक द C2 पोजीशन अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो। लेकिन अब दूसरी कंडीशन देखो, अटैक होते दिखा दिया, तो इंडोल के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पे चली? C2 के ऊपर। लेकिन अगर C3 ब्लॉक है तो, और ब्लॉक भी किसके द्वारा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के द्वारा। लेकिन इफ द C3 पोजीशन इज ब्लॉक्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या होगा? देखो आपके जो इंडोल है इसके अंदर पहले से ही ये जो नाइट्रोजन है, देखो ये पहले ही इसका माइनस यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, और एक ग्रुप और लगा दो आप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसा ग्रुप लगा दे? देखो नीचे हमने स्ट्रक्चर बना दी, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो एक, और ये नीचे NH ग्रुप है, इसमें नाइट्रोजन का पहले से ही इंडक्टिव इफेक्ट है, -I इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन छीनने वाला इफेक्ट है। तो ये जो पायरोल रिंग पार्ट है इसके ऊपर से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई ना,
तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गई स्पाइरल रिंग पार्ट पे, तो क्या इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा? नहीं। अब तो जैसे नॉर्मली भी हमने बताया था आपको कि अब तो इलेक्ट्रोफाइल अब यहाँ पे अटैक करेगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप आ गया। अब अटैक बोलो कहां पे करेगा? मींस द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू अ लार्जर एक्सटेंट फ्रॉम दैट पायरोल रिंग पार्ट, ड्यू टू व्हिच नाउ द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट द बेंजीन रिंग पार्ट। वो कहां पे अटैक करेगा? द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक इन द बेंजीन रिंग पार्ट, बेंजीन रिंग पार्ट के ऊपर अटैक करेगा। ये पोजीशन हमने आपको पहले बता दी थी, ये C2 नहीं है। देखो C2, ये कोई नंबर 1 2 और ये 2 पोजीशन 2 के ऊपर अटैक नहीं करेगा यहाँ पे। वो हम आपको ओरिएंटेशन वाले फैक्टर के अंदर पहले से ही समझा चुके होते हैं। तो मीन्स आपको ये बात ध्यान रखनी है। आप सिंपली भी कह सकते हैं इट विल अटैक इन द बेंजीन रिंग पार्ट, नॉट इन द पायरोल रिंग पार्ट, ये आपको ध्यान रखना था। इसके बाद नेक्स्ट देखो हमने अटैक करते हुए भी दिखा दिया। तो इंडोल विल शो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन रिएक्शन इन द बेंजीन रिंग पार्ट इफ द C3 पोजीशन इज ब्लॉक्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, or if the C3 position is blocked by electron releasing group, then the electrophilic substitution reaction will occur at the C2 position, वो C2 position के ऊपर चलेगी। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि इंडोल के अंदर हाईली एसिडिक मीडियम कर दे तो क्या होगा? आपने पढ़ लिया पहले पायरोल के बारे में, तो पॉलीमराइजेशन हो गई थी। ऐसे इसके अंदर भी आपकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन चलेगी, लेकिन पॉलीमर नहीं बन पाएगा, यानी ज्यादा आपके जो इंडोल मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज नहीं कर पाएंगे, लिमिटेड चलेगी, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। देखो ये इंडोल है, प्रोटोनेटेड हो गया। देखो हाईली एसिडिक मीडियम के अंदर नंबरिंग करने के बाद हमने दिखाया कि इन द हाईली एसिडिक मीडियम वन ऑफ द इंडोल मॉलिक्यूल गेट प्रोटोनेटेड थ्रू द C3 पोजीशन। वहां पे भी C3 के थ्रू ही प्रोटोनेटेड हुआ था, आपने ध्यान दिया होगा पायरोल में। और ये प्रोटोनेटेड है, नाउ दैट प्रोटोनेटेड इंडोल मॉलिक्यूल नाउ एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ये किस तरह काम करेगा? देखो पूरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही काम करेगा, एक्ट as electrophile. Or now that electrophile will attack on the second indole molecule। और कौन सी पोजीशन के ऊपर? देखो ध्यान से, ये हमने सेकंड मॉलिक्यूल लिया, उसी टाइप से C3 पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मली चलती है। देखो नाइट्रोजन के लोन पेयर गए C3 पोजीशन के ऊपर, देखो इनेक्टिव चार्ज इकट्ठा हुआ और दोबारा से देखो अटैक किस पे कर दिया? जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा था उसके उस कार्बन के ऊपर, देखो C2 कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दोबारा अपनी तरफ ले लिए और ये आपकी नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर देखो बन गई। अब ये जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बन गई उसी टाइप से अब ये क्या करेगी? ये नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर दस फॉर्म्ड नाउ अगेन एक्ट एज, बोलो क्या? इलेक्ट्रोफाइल। ये पूरी स्ट्रक्चर अब इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी जो अभी बन गई। अब ये इलेक्ट्रोफाइल का तो देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या आएगा यहाँ पे? तो मींस अभी तक जो हमने बताया देखो थोड़ा रिपीट कर दें कि हाईली एसिडिक मीडियम द वन ऑफ द इंडोल मॉलिक्यूल गेट प्रोटोनेटेड थ्रू द C3 पोजीशन बाय यूजिंग द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखो ये हमने H पॉजिटिव के थ्रू ये प्रोटोनेटेड हो गया एंड द प्रोटोनेटेड इंडोल मॉलिक्यूल एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल। और ये देखो इलेक्ट्रोफाइल का देखो काम किया इसने। और यहाँ पे अब क्या होगा? नाउ इट विल अटैक ऑन द सेकंड इंडोल मॉलिक्यूल एट द C3 पोजीशन। उसकी C3 पोजीशन के ऊपर ही अटैक किया। देखो ये 1 ये 2 और देखो ये C3 पोजीशन के ऊपर अटैक किया। ये जो इंटरमीडिएट जो बना, नाउ द इंटरमीडिएट thus formed will again act as the electrophile and it will attack on the another third fresh indole molecule at the C3 position to give the another intermediate molecule, but it do not further involved in the reaction due to the steric hindrance factor। देखो जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये सिर्फ क्या दिखाएगा? इट विल शो द, देखो उसी टाइप से अटैक मैंने होते दिखाया। मींस मैक्सिमम ये थर्ड मॉलिक्यूल और जुड़ जाएगा। मींस ये सिर्फ और सिर्फ मींस द इंडोल अंडरगो द, बोलो कौन सी रिएक्शन? ट्राइमराइजेशन रिएक्शन, नॉट द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन लाइक दैट इन केस ऑफ द पायरोल। पायरोल में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन थी, वहां पे स्टेरिक फैक्टर नहीं आया था। तो ये इंडोल तो क्या दिखाएगा? सिर्फ ट्राइमराइजेशन रिएक्शन दिखाएगा इन द हाईली एसिडिक मीडियम। तो इस टाइप से देखो ये ट्राइमर बन गया। देखो अटैक होने के बाद ये स्ट्रक्चर बन गई। अब इसके बाद लास्ट स्टेप में देखो क्या होगा? H पॉजिटिव लॉस होगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोफिलिक के बारे में पढ़ा है ना। देखो वो कार्बन, देखो ये है वो कार्बन जिसके ऊपर देखो ये इलेक्ट्रोफाइल, देखो इतना बड़ा इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हुआ था। कौन सा? ये कार्बन। देखो ये 1 पोजीशन, ये 2 और ये थर्ड कार्बन, देखो इसके ऊपर अटैच हुआ है ये। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन होती है लास्ट में? अब आगे तो पॉलीमराइजेशन होगी नहीं इसमें, तो वो कार्बन जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ था वो C3 कार्बन, उसके ऊपर देखो एक H है, H दिखाया। अब क्या होगा? CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो दोबारा H पॉजिटिव तो लॉस होना ही है, CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए। देखो आगे डबल बॉन्ड और C2 और नाइट्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन देखो नाइट्रोजन की तरफ, और ये फाइनल आपकी ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर बन गई इंडोल की। तो लास्ट स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, देखो ध्यान रखना। आगे ना बेसिक फैक्ट दोबारा से यहाँ पे कि हमने लास्ट में दोबारा से क्या लॉस होते हुए दिखाया? H पॉजिटिव।
जो कि बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो बेसिक चीजों को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना, उनको याद रखना है आपको। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि पायरोल इंडोल कैन पॉलीमराइज इन द हाईली एसिडिक मीडियम बट pyridine रिमेन अनअफेक्टेड, ऐसा क्यों? आपने अभी सीख लिया पायरोल भी पॉलीमराइजेशन दिखा, पायरोल इंडोल इसलिए इकट्ठा पॉलीमराइज लिख दिया, वैसे तो हमें पता है कि पायरोल पॉलीमराइजेशन दिखाता है और इंडोल ट्राइमराइजेशन दिखाता है, लेकिन इकट्ठा वर्ड लिखा पॉलीमराइज मींस मैनी मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, मैनी की संख्या अलग अलग हो सकती है, जैसे इंडोल में वो सिर्फ 3 होते हैं, पायरोल में वो 3 से ज्यादा होते हैं, लेकिन pyridine रिमेन अनअफेक्टेड, ऐसा क्यों? क्योंकि पायरोल के अंदर तो क्या था, जैसे मैंने बताया था, देखो दोबारा से करें, हाईली एसिडिक मीडियम में जो 1 मॉलिक्यूल है पायरोल का वो प्रोटोनेटेड हो जाता है और वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, और जो प्रोटोनेटेड पायरोल या इंडोल का जो मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करने से उसकी दोबारा से देखो C5 पोजीशन के ऊपर या C2 आप कह सकते हैं अटैक करता है, नेक्स्ट पोजीशन एंड सो ऑन, ये प्रोसेस लगातार ऐसे चलती चली जाती है। तो ऐसे ही ये पायरोल और इंडोल दोनों में पॉलीमराइजेशन चलती है, इंडोल में पॉलीमराइजेशन, सॉरी इंडोल में ट्राइमराइजेशन और पायरोल के अंदर आपकी पॉलीमराइजेशन चलती है। ऐसे इंडोल भी हमने दिखा दिया, देखो नंबरिंग करके, ये प्रोटोनेटेड देखो हमने दिखाया, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। अब ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल इंडोल का आया, इसके लोन पेयर देखो इन्वॉल्व, C3 के थ्रू दोबारा अटैक हुए, ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपकी एंड सो ऑन चलती चली। लेकिन pyridine के अंदर आप देखें कि pyridine रिमेन अनअफेक्टेड क्यों रहता है, वो इसलिए क्योंकि pyridine के अंदर आप देखिए जब हमने नंबरिंग की तो इसका माइनस इफेक्ट, इन एसिडिक मीडियम द हेटेरोएटम ऑफ द pyridine get protonated by using their lone pair electrons and thus the heteroatom acquire the complete positive charge but the aromaticity remains maintained, aromaticity देखो इसकी मेंटेन रही अब भी, लेकिन इसका जो माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से अब क्या होगा, pyridine do not undergo the polymerization reaction in the highly acidic medium, अब ये हाईली एसिडिक मीडियम के अंदर आपकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को अब शो नहीं करेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द डिफरेंट इंपॉर्टेंट रीजनिंग टाइप क्वेश्चन ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। आपके जितने भी जो क्वेश्चन है अक्सर जो एग्जाम में आने होते हैं, मैक्सिमम को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने होते हैं। थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, थैंक यू।